हमेशा कहा जाता है, हम सालों से पढ़ते आ रहे हैं कि किताबें आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। एक सिंगल किताब ने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी। तो ये शुरू कैसे हुआ? फ्यूचर इज़ नेवर स्टैटिक, फ्यूचर इज़ डायनामिक। अनएक्सपेक्टेड जगह से पैसे आए। आप एक जन्म में इसको सीख ही नहीं सकते, ये बहुत बड़ा समुंदर है। इससे पहले मुझे एस्ट्रोलॉजी का ए नहीं पता था, ना न्यूमरोलॉजी का एम पता था। ये कई ऐसे किस्से हैं जो नियर टू इम्पॉसिबल लग रहे थे, लेकिन हुए हैं। यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका जवाब साइंटिस्ट नहीं दे पाते। What is numerology? ऑस्पिशियस न्यूमरोलॉजी के इस पॉडकास्ट में मैं सचिन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने जो पॉडकास्ट किए, वैसे पॉडकास्ट का ट्रेंड तो अभी चल रहा है, लेकिन हम लोग 2016-17 से ये सब कर रहे हैं। और ऑब्वियसली हमारे साथ होते हैं देश के जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुमित। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुमित जी। बहुत सालों बाद मिल रहे हैं हम लोग, और इन सालों में आप लोगों ने जो प्यार दिया, जो विश्वास दिया, वो बहुत ज्यादा था। मिलियंस में व्यूज रहे हमारे हर एक वीडियो को। जो मुलांग की सीरीज की हर वीडियो को मिलियंस में व्यूज थे, हजारों कमेंट्स आते थे, लाखों नए सब्सक्राइबर मिले। यूट्यूब ने बटन भी हमें गिफ्ट कर दिया, और भी बहुत कुछ हुआ। कई सारे क्वेश्चंस मुझे भी लोग करते थे आपके बारे में। इस पॉडकास्ट में हम लोग अनफिल्टर्ड बात करने वाले हैं, अनएडिटेड बात करने वाले। जो भी बातचीत होंगी, जो भी सवाल पूछूंगा, जो भी जवाब सर देंगे, सीधे आप तक पहुंचाए जाएंगे। तो सुमित जी, जो पब्लिक है, जो ऑडियंस है, वो हमेशा जानना चाहती थी आपके बारे में। आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका जो अपब्रिंगिंग हुआ वो कैसे हुआ, और आप इस फील्ड में कैसे आए। तो पहला तो यही सवाल है मेरा कि आपकी जिंदगी का जो इनिशियल स्ट्रगल था वो कैसा था। जीरो टू हीरो वाला जो कंसेप्ट है, वो आपके लाइफ में कैसे काम किया, और आप यहाँ तक कैसे पहुंचे। सबसे पहले तो धन्यवाद सचिन जी, आज मेरा इंट्रोडक्शन देने के लिए, और एक तरीके से फिर से एक बार हम पॉडकास्ट कर रहे हैं उसके लिए। जो आपने बोला कि जीरो टू हीरो या स्ट्रगल से, तो बिल्कुल कुछ चीज़ें हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो हमेशा कहते हैं कि लाइफ में कुछ बुरा भी होता है तो अच्छे के लिए होता है। तो यही नोट पे मेरी भी जर्नी स्टार्ट हुई थी। मेरे लाइफ में, मैं मिडिल क्लास भी नहीं बोलूँगा, मैं लोअर मिडिल क्लास या उससे भी थोड़ा नीचे ही हायरार्की में मैं बोलूँगा कि उससे स्टार्ट किए, और फैमिली बैकग्राउंड कुछ बहुत ज़्यादा कोई सिल्वर स्पून के साथ नहीं आए हैं। वही मेरी जर्नी का स्टार्ट भी रहा, क्योंकि जब मेरा पहली बार, मेरे दो ही ख्वाब थे, या तो मेडिकल फील्ड में जाना है, कोई भी डॉक्टर बनना है, उसमें भी एमबीबीएस बनना है, एमबीबीएस करना है। नहीं, मेरा उसमें एक और था, थोड़ा सा ट्विच ये है कि मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद था, तो या तो क्रिकेटर बनना था या तो डॉक्टर बनना था। फिर ऐसा सोचा था कि क्रिकेट टीम के डॉक्टर, तो उसमें जैसे स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर या फिर स्पोर्ट्स फिजियो बन सकता है, तो वो मेरा था। उस टाइम पे मेरा मेडिकल में फर्स्ट टाइम जब मैंने एंट्रेंस दिया, तब महाराष्ट्र सीईटी होती थी, या स्टेट वाइज सीईटी होती थी। अभी तो नीट हो गया। पहले बहुत अलग अलग एंट्रेंस होते थे कि प्राइवेट कॉलेजेस के अलग, गवर्नमेंट के अलग, और डीम्ड कॉलेजेस का अलग, डीम्ड कॉलेज के अलग। तो उस टाइम पे जब मैंने एंट्रेंस दी और मेरा नंबर लगा मेडिकल कॉलेज में, उस टाइम पे मेरे घर वाले के पास फीस नहीं थी, पैसे नहीं थे, वो शॉर्ट पड़ गए थे। फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे थे उस फेज में, और थोड़े से पैसे शॉर्ट पड़ गए थे, तो मेरा ईयर ड्रॉप हो गया, क्योंकि जो डेडलाइन होती है कि इससे पहले आपको एडमिशन लेना है, वो डेडलाइन निकल गई और मेरा ईयर ड्रॉप हो गया। तब मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ, बहुत डिप्रेस हुआ। उस एज के बच्चे को, एक 17-18 साल के बच्चों के लिए तब वही होता है कि उसकी जर्नी कैसे स्टार्ट हो। उस टाइम पे ये सिनेरियो हुआ कि वो जो ईयर ड्रॉप हुआ, इसके वजह से मुझे ये एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी की तरफ पहली बार जाना पड़ा। उससे पहले मुझे एस्ट्रोलॉजी का ए नहीं पता था, ना न्यूमरोलॉजी का एन पता था कोई। और ऊपर से मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, या मैं जिस कास्ट को बिलोंग करता हूँ, या उस जगह पे, या उन चीज़ों में, उस रीजन में, उस मेरे फैमिली में, ये सब चीज़ें तो बिल्कुल ही वर्जित थी, मानते ही नहीं थे। अच्छा। मेरे लिए तो ये बहुत एक था, लेकिन क्या होता है कि एक डूबने वाले के लिए तिनका ही एक सहारा होता है। तो हम जब ऐसा कुछ चीज़ें होती है जिनका सब कुछ सही चल रहा है, वो कभी इन चीज़ों के पीछे शायद ना जाए, लेकिन जिनका सब कुछ सही नहीं चल रहा, वो एक बार तो भी
उन चीज़ों को ज़रूर देखते हैं कि ट्राई करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। तो यही क्वेश्चंस मेरे माइंड में भी आए, जिस वजह से ये मैं इन लोगों की तरफ जाने लगा। सो मेरे रीजन के जितने भी फेमस एस्ट्रोलॉजर थे, उनके पास मैं गया। अब इसमें शोकांतिका ये है कि जिसको कम नॉलेज होता है वो भी आजकल दुकान खोल के बैठ रहा है। जिसको उसको डीपली स्टडी नहीं किया है, जिन्होंने कोई एक कोर्स किया है, वो भी लोग सोचते हैं कि हम बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी एस्ट्रोलॉजर है। बट एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी ये सारी चीजें एक प्रैक्टिस है। जैसे मेडिकल में होता है ना, यू आर कंटिन्यूसली लर्निंग। लॉ में जो बोला जाता है कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वैसे ये भी प्रैक्टिस है। आप एक जन्म में इसको सीख ही नहीं सकते। ये बहुत बड़ा समुंदर है, आप कितना भी सीख लो, दुनिया का आज तक का इतिहास में कोई भी ऐसा नहीं हुआ होगा जो पूरा एक साथ सब कुछ सीखा होगा। मैं खुद भी ये चीज बोलता हूँ। सो उसी टाइम पे मैं जिन एस्ट्रोलॉजर के पास गया, उन्होंने मुझे, किसी ने डिमोटिवेट कर दिया, किसी ने तो इतना बोला कि आप इस फील्ड के लिए बने ही नहीं हो, उन्होंने और ज्यादा नेगेटिव कर दिया। एक पर्सन ने बोला कि आप इतने इतनी की पूजा कराओ, मुझसे रेमेडी कराओ, वो भी मैं ही करके दूंगा, और इतने इतने पैसे लगेंगे, इतना करोगे तो आपका हो जाएगा। उन्होंने जितनी अमाउंट बोली ना सचिन जी, उसका 10% अमाउंट रहता तो मेरी एडमिशन हो जाती। अच्छा। सो मैं बहुत कंफ्यूज हुआ, और उस एज के बच्चे को तो और उतनी मैच्योरिटी भी नहीं रहती है। तो मैंने सोचा कि ये सब डिससेटिस्फाइंग है, किसी के पास इसका जवाब नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा इससे भी मैं थोड़ा सा दूर होते चला जा रहा था। अब अचानक एक दिन मेरे घर वाले, मैंने एंट्रेंस रिपीट की, मैंने फिक्स था कि मैं यही करना है, मुझे और किसी फील्ड में नहीं जाना है। मेरे पास ऑप्शंस थे इंजीनियरिंग वगैरह। मेरे एक अंकल ने एडमिशन भी कर दी थी प्रोविजनल, लेकिन मैंने नहीं ली, वो कैंसिल कर दी। मैं बोला नहीं करना है तो यही करना है, नहीं तो कुछ नहीं करना है, तो पढ़ना ही नहीं है। अच्छा। इस लेवल पे मेरा थिंकिंग आ गया था। अब हुआ ये कि मैं एंट्रेंस रिपीट कर रहा था। अब रिलेटिव जबरदस्ती एक जगह पे शादी में लेके गए, इच्छा कुछ नहीं थी, जबरदस्ती गया, घर वाले खींच के लेके गए दूसरे टाउन में। वहां पे, जहाँ पे जिस घर में शादी, मेरा तो कोई मन नहीं था उसको अटेंड करने का, तो जहाँ पे शादी के प्रोग्राम चल रहे थे सब लोग उसमें गए हुए थे। मैं जिस घर में रुका हुआ था, उस घर में उनके बुक शेल्फ में किताब रखी हुई थी। और जो हमेशा कहा जाता है, हम सालों से पढ़ते आ रहे हैं कि किताबें आपकी जिंदगी बदल सकती है, एक सिंगल किताब ने मेरी जिंदगी बदल के रखी। अच्छा। और जो किताब रेलवे स्टेशन पे हर एक छोटे से बुक स्टॉल में भी मिल जाती है, वो एक बेसिक किताब है, जो अच्छा। कीरो की न्यूमरोलॉजी पे एक बेसिक किताब है, वो मैंने पढ़ी। रात भर ये लोग सब प्रोग्राम में थे, मेरे घर वाले, मैं उधर गया ही नहीं। मैंने वो किताब में अपना एक किताब, पूरी किताब एक रात में तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन मुझसे रिलेटेड, मेरी डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड जितना भी उसमें था, वो सारा मैंने पढ़ लिया। अब उस किताब के हिसाब से मेरे लिए 19वां साल, 28वां साल, 37वां साल लकी, जो कि हमने मूलांक वाले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया कि एक के लिए एक लकी होता है। हमने जब सीरीज की थी, पहला वीडियो जब मूलांक 1 पे बनाया था। तो अब हुआ ये कि उस किताब के हिसाब से मेरे लिए 19वां साल, 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख, ये मेरे लिए लकी उस किताब के हिसाब से बोला हुआ था। अब 19वें साल में मैं रिपीट कर रहा था, बड़े ऑप्टिमिज्म के साथ, बड़े एक पॉजिटिव के साथ कि भाई नहीं, शायद इस बार काम हो जाए। उस सोच में मैंने एंट्रेंस रिपीट किया। उस टाइम पे मेरा 2-3 जगह पे एडमिशन हो रहा था। गवर्नमेंट एंट्रेंस के थ्रू मुझे एक फैकल्टी मिल रही थी, प्राइवेट कॉलेज में मुझे एमबीबीएस भी मिल रहा था, लेकिन डोनेशन मैं नहीं दे सकता था, तो मेरी उतनी औकात नहीं थी। सोचा नहीं। जो उसकी फीस थी, डोनेशन भी नहीं, जो उसकी फीस थी वो नहीं पॉसिबल थी। फिर मेरे लिए जो थर्ड ऑप्शन बचा था कि जो कि फिजियोथेरेपी, जिसपे आप क्रिकेट टीम के फिजियो बन सकते हैं, वो जो भी, तो और भी ब्रांच में हो रही थी, लेकिन मैंने ये चूज किया था तब, क्योंकि बीइंग नंबर 1 वो क्लैरिटी थी, इधर ही जाना है, ट्रैक फिक्स करनी है। अच्छा। सो 19 जुलाई तक, 20 जुलाई लास्ट डेट थी एडमिशन की उस टाइम पे, आज भी मुझे डेट याद है। अच्छा। सो अब ये बात तो अब 20 साल पहले, 20-25 साल पहले हो गए अब इस बात को। तो उस टाइम पे भी मैंने सेम प्रॉब्लम, सेम सिचुएशन फिर से क्रिएट हो गई। थोड़े से पैसे शॉर्ट, जो आज मेरी 10 मिनट बात करने की फीस होगी, अच्छा, उतने पैसे शॉर्ट हुए थे और मेरी एडमिशन नहीं हो पा रही थी। फिर उनसे मैंने बात किया कॉलेज में एडमिशन, वो बोले आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी, लेकिन पहले फीस भरनी पड़ेगी फर्स्ट ईयर की, फिर आपको वो जब आती है तो वो कंपनसेट होता है और लास्ट में आपको वापस भी मिल जाएगी। अच्छा। लेकिन उस टाइम पे उतने, मैंने गाड़ी बेच दी अपनी, फिर भी शॉर्ट जा रहे थे एक अमाउंट। मैं कुछ रिलेटिव्स के पास गया, एज यूजुअल सभी के साथ वो कहानी है मेरी, और बाकी दर्शकों की अलग नहीं है। कई बार सही समय पे लोग काम नहीं आते जब ऐसी बैड सिचुएशन चलती है। जब बैड टाइम होता है तो सारे साइड से बैड होता है। ये न्यूमरोलॉजी में हम एक्सप्लेन करते भी है कि समय अच्छा बुरा आते ही रहता है। सो उस टाइम पे कई रिलेटिव्स ने एक इंटरेस्ट से पैसे देने वाले पर्सन थे हमारे नॉन, उनको मांगा तो उन्होंने भी मना कर दिया।
उन्होंने कुछ बहाना दे के मना कर दिया। फिर एक मेरे थोड़े से पॉलिटिकली छोटे मोटे पॉलिटिक्स में एंट्री वाले एक रिलेटिव थे, उनको मैंने बोला कि आप इंटरेस्ट से पैसे लेके खुद मत दो, भले इंटरेस्ट से दे दो। उन्होंने बोला कि ठीक है 1 घंटे के बाद फोन करो, मैं देता हूँ, और फिर फोन ही नहीं उठाए। अच्छा। सो मैं लिटरली सुसाइडल थॉट्स आ गए थे मेरे माइंड में कि 19 तारीख थी, 19वां साल था, मतलब कुछ नहीं हो रहा, कुछ काम नहीं करता। और ये सिचुएशन थी दोपहर के 1-1:30 बजे तक। फिर सामने से एक दोस्त का कॉल आता है कि तू गाड़ी लेके आ, हमें एक जगह चलना है। मैंने बोला मैंने गाड़ी भेज दी। बोले क्या हुआ? बोला एडमिशन का लास्ट डेट है कल और मेरे पास पैसे नहीं और अभी भी शॉर्ट है। बोले कितने शॉर्ट है? मैंने उसको अमाउंट बोली। तो मैंने ये नहीं सोचा कि मैं मेरे दोस्त जो 17-18 साल का स्टूडेंट है उसके पास कहाँ पैसे होंगे। सो उसने मुझे सामने से बोला कि अरे मैंने शेयर में पैसे डाले थे मेरे कजिन ब्रदर के डीमैट अकाउंट पे, उसका प्रॉफिट हो गया, वो प्रॉफिट ही कैश ही लेने जा रहा। बोले मैं, और बोले तेरे को जितने का काम है उतना रख ले, बाकी की पार्टी कर लेता है। अच्छा। और ये बोल के उसने मुझे अनएक्सपेक्टेड जगह से पैसे आए। अच्छा, कॉल भी उसी का है? कॉल भी उसका है। मैंने सबको कॉल लगाया, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे दोस्त के पास होंगे जो कि मेरी उम्र के हैं। सो इसलिए मैंने दोस्तों को नहीं किया, मैं रिलेटिव को मांगा या जो भी थोड़े से उम्र में बड़े हैं उन लोगों को हेल्प मांगी। मेरे फादर ट्राई कर रहे थे बट अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए बिकॉज वी वर स्ट्रगलिंग एट दैट टाइम। सो 19 तारीख को 19वें साल में अनएक्सपेक्टेड मनी आया और मेरी एडमिशन हुई। देन आई स्टार्टेड टू बिलीव इन नंबर्स। सो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होगी और फिर मेरा इंटरेस्ट इन चीजों की तरफ बढ़ गया कि नंबर्स में कुछ तो खास बात है। अच्छा, तो जब आपने पब्लिकली कंसल्टेशन करना शुरू किया तो उसके पीछे आपका अनुभव जो था खुद का, वो बहुत ये था, स्ट्रॉन्ग रीजन था उसके पीछे। तो ये शुरू कैसे हुआ, इसकी जर्नी जरा बताइए। जैसा कि आपने बोला कि मैंने पहले खुद अनुभव किया और फिर दूसरों से कंसल्टेशन तो नहीं स्टार्ट हुआ, लेकिन दूसरों से अनुभव करना साझा करना स्टार्ट शेयर किया। ओके। जैसे कि क्लास में मेरे जो भी क्लासमेट्स थे, जब मैं कॉलेज में गया और ग्रेजुएशन में स्टार्ट हो गया, सो कॉलेज में मैं बहुत इंटरेस्ट से दूसरों की बर्थ डेट मांगने लग गया, उनका बर्थडे नोट करने लग गया। फिर उनका बिहेवियर नोट करने लग गया, फिर उनको बताने लगा कि ये साल आपके लिए अच्छा है तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। और किसी किसी को जैसे बता दिया कि थोड़ा रिजल्ट थोड़ा डाउन आ सकता है, थोड़ा एक्स्ट्रा काम करो, तो तब तो किसी ने सीरियसली लिया नहीं, लेकिन फिर जब रिजल्ट्स आए तो फिर लोगों ने सीरियसली लेना शुरू किया। फिर उसके बाद आया T20 वर्ल्ड कप पहला, जो धोनी के कैप्टनशिप में हम जीते थे। उस टाइम पे मैं सबको बताते चल रहा था कि ये वर्ल्ड कप अपन जीतने वाले वाले हैं। सो तब कॉन्फिडेंटली तब लोगों ने यकीन नहीं किया, मुझे पागल समझा, क्योंकि उस टाइम की सिचुएशन ये थी कि वी वर अंडरडॉग्स, क्योंकि हमारे पास तब सचिन, द्रविड़ और गांगुली तीनों ने T20 खेलने से मना कर दिया था। सारे जूनियर प्लेयर को लेके महेंद्र सिंह धोनी पहली बार कप्तान बने थे। सो कोई यकीन करने के लिए रेडी नहीं। लेकिन फिर जब वो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ और हम जीते लास्ट ओवर में, तो सब ने कॉल किया, जिन को मैं बोल रहा था कि बोले कैसे बताया। तो फिर लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा न्यूमरोलॉजी की तरफ। फिर मेरे एक किस्सा है जो कि मैं स्टार्ट कह सकता हूँ और उनका तो मैं नाम भी ले सकता हूँ, उनकी तो परमिशन भी है। तो एक सुधा नाम की लड़की थी, सुधा गिरटकर, जो मेरे होम टाउन से थे और वो मेरी क्लास की एक लड़की थी जो उनके यहाँ किराए से रहती थी। उनकी बड़ी सिस्टर है, उनके यहाँ किराए से रहती थी। तो वो जो बड़ी सिस्टर थे उन्होंने मुझे बचपन में पढ़ाया था प्राइमरी स्कूल में। तो वो टीचर थे। और ये जो सेकंड वाले थे ये जॉब पे थे और पढ़ी लिखी थे, सुंदर थी, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई थी और उनका रनिंग एज 33-34 के आसपास कुछ हो गया था। और ये मैं बात कर रहा हूँ 2006-07 के आसपास की। उस टाइम पे विदर्भा में या महाराष्ट्र में 34-35 बोले तो बहुत हो जाता। आजकल तो लोग ये जनरेशन में लोग लेट शादी कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे बहुत हो जाता था मराठी टिपिकल गर्ल के लिए। सो उस टाइम पे उन्होंने ऐसी वो एक दिन उसके सामने गलती से रो दिए। तो वो मेरी क्लासमेट ने पूछा उनको कि क्या हुआ, क्यों रो रहे आप? तो उन्होंने बोला कि सब कुछ सही है, पढ़ी लिखी हो, ठीक ठाक हो दिखने में, नौकरी भी है, फिर भी शादी नहीं हो रही। तो बोले किसी से बात क्यों नहीं की, किसी एस्ट्रोलॉजर के? वो तो बोले बहुत लोगों को दिखाया, कुछ नहीं हुआ, उनके हिसाब से तो 10 साल पहले ही शादी हो जानी चाहिए थी। तो उसने जस्ट बोला कि हमारे क्लास में एक लड़का है, वो थोड़ा बहुत ये चीजों पे बात करता है, उसको समझता है या जो भी है। तो उन्होंने नाम पूछा, तो उनकी बड़ी सिस्टर जो है उन्होंने बोला ये तो मेरा स्टूडेंट है। फिर उसको बुला लेते हैं, वो तो हमेशा मिलते रहता है, साल में 1-2 साल में एक बार। तो उन्होंने मुझे बुलाया, 3 दिन मैंने स्टडी की। अब तो मुझे 10 मिनट लगेंगे किसी का स्टडी करने में, तो वो मेरे लिए तब कंसल्टेशन पहले टाइप का कंसल्टेशन था। 3 दिन मैंने उनके बर्थ चार्ट की स्टडी की और बोला कि जैसे आपका बर्थडे हो जाएगा उसके बाद विद इन फ्यू मंथ्स आपका शादी जुड़ सकती है। तो बर्थडे के दिन एग्जैक्टली उनको देखने लड़के वाले और उसी दिन फाइनल हुआ। तो उन्होंने ये चीज फैला दी
कि मैंने एग्जैक्ट डेट बताई, क्योंकि मैंने बर्थडे बोला था उनको। मैंने तो ये बोला था कि बर्थडे के बाद विद इन फ्यू मंथ्स, लेकिन उन्होंने ये समझा कि मैंने एग्जैक्ट डेट बताई। मैं उसमें गलत क्रेडिट नहीं लूंगा कि एग्जैक्ट डेट बताई मैंने। हाँ, वो टाइम स्पैन बताया कि क्योंकि बर्थडे का रनिंग एज चेंज होता है, तो न्यूमरोलॉजी में रनिंग एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सो उस हिसाब से मैंने उनको बता दिया। सो वो चीज हो गई क्लिक। तो उन्होंने ये बात शहर में आग की तरह फैला दी। अच्छा। और मैं उस टाइम पे कितना 20-21 साल का लड़का था, तो ये बात पहुंची एक पॉलिटिशियन के पास, जो पहले मेरे होम टाउन में 4 बार पार्टी के टिकट पे खड़े रह चुके थे। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो 4 बार पार्टी के टिकट पे खड़े रह चुके थे, चारों बार गिर चुके थे, इस बार इंडिपेंडेंट खड़े थे। अच्छा। तो जो पार्टी के टिकट पे नहीं आता है और वो इंडिपेंडेंट कैसे आएगा, तो बाकी सारे एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया कि आपको राजयोगी नहीं है। अच्छा। जिनके पास गए हो। अब क्या होता है, मैंने बोला ना आपको, डूबने वाले को तिनके का सहारा। तो वो बड़े एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर छोड़ के जो उनके लिए पॉजिटिव आंसर कर रहा है उसके पास गए। अच्छा। 20-21 साल के लड़के मतलब में। सो मेरे पास है। तो ये न्यूमरोलॉजी तब नया सब्जेक्ट था, लोगों को एस्ट्रोलॉजी कुंडली ये बहुत पता था, पामिस्ट्री पता था, न्यूमरोलॉजी बिल्कुल नहीं पता था। ये कुछ मेट्रो सिटीज में उस टाइम पे 2006-07 में सिर्फ कुछ मेट्रो सिटीज में पता था। उसके अलावा कुछ सेलिब्रिटीज को पता था, सिर्फ बॉलीवुड सेलिब्रिटी, स्पेशली बॉलीवुड के अलावा और क्रिकेटर के अलावा ये कहीं पे यूज नहीं होता था। छोटे जगह पे तो बिल्कुल नहीं, कॉमन पीपल तो यूज ही नहीं कर, उन्होंने सुना ही नहीं था। तो मैंने उनको पहले तो बताया, उनकी जो वाइफ थी पॉलिटिशियन की, उनकी वाइफ को पहले मैंने इंदिरा गांधी कब चुन के आए, तब उनका रनिंग एज क्या था, ईयर क्या था, ये एक्सप्लेनेशन किया। फिर राष्ट्रपति जो हमारी थी प्रतिभा पाटिल, उनका डेट ऑफ बर्थ से वो किस एज में राष्ट्रपति बने वो एक्सप्लेन किया। फिर बराक ओबामा कब चुन के आए वो एक्सप्लेन किया। उसके बाद मैंने उनका डेटा लिया कि बोला आप इस नंबर वाली थ्योरी पे आपका मैच हो रहा है कि नहीं, वो देखना है हमें। तो मैंने पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया, फिर उनको बजट, और फिर उनके हिसाब से सारी चीजें मैच थी। सो उनका जो रूलिंग नंबर था उस हिसाब से करंट ईयर जो था, कैलेंडर ईयर, उसका टोटल भी वही था, इलेक्शन डेट भी वही थी, और बाकी बहुत सारी चीजें उसी चीज पे मैच कर रही थी। सो मैंने उनको बोला कि अब इस हिसाब से आप ये टिप्स फॉलो करिए और ये चीजें हो जाएगी। अच्छा। सो उन्होंने सारी चीजें एक एक करके फॉलो करना शुरू किया, और जब इलेक्शन का टाइम आया उन्होंने सब फॉलो किया, क्योंकि मैंने उनको एक्सप्लेन किया था कि एवरी नंबर आपके फ्रीक्वेंसी में मैच हो रहा है। अब ये बात होती है सिंक्रोनाइजेशन की, सिंक्रोनाइजेशन पे हम बाद में आएंगे इस टॉपिक पे। सो सिंक्रोनाइजेशन पे एक्सप्लेन किया कि ये आपका सब कुछ मैच हो रहा है। तो डेफिनेट इलेक्शन शुरू हुआ, इलेक्शन का काउंटिंग शुरू हुआ, पहले 10 राउंड ये पीछे। अच्छा। उनका फोन आया, बोले अपन तो गारंटेड आने वाले थे, अपन तो आधा हो गया, आधा, वो 20 राउंड्स का ये था काउंटिंग, 10 राउंड्स पीछे। मैंने उनको बोला अपना लकी नंबर मैंने आपको क्या बताया था, तो आपने बोला था बोले 2 और 7 आपके लिए शायद एक्सट्रीमली जाएगा। सो बोला 11th राउंड आने दीजिए, आप 7,000 या 11,000 वोट से चुन के आएंगे। अच्छा। और 11th राउंड में उन्होंने हल्की लीड ली, कुछ वोट की, और 11th राउंड से वो लीड पे रहे, और वो 11,000 समथिंग वोट से चुन के आए। सो दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ, जहां से मैं प्रोफेशनली मेरा न्यूमरोलॉजी बताना, लोगों को कंसल्ट करना, फीस लेना स्टार्ट हो गया। वेरी गुड। क्या ये जर्नी थी इन शॉर्ट। तो बहुत बार ऐसा होता है कि शायद आप लोगों को भी ये क्वेश्चन आता होगा कि व्हाट इज न्यूमरोलॉजी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग जो है जो साइंस मानते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, ये सब बातें कुछ होती नहीं है, ये सब फैंटेसी है, ये टाइम पास के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए है। सो आज आप लोगों की तरफ से सवाल है कि व्हाट इज न्यूमरोलॉजी एग्जैक्टली, इसके पीछे जो साइंस है वो क्या है, और इसे हम लोग कैसे साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं, कि आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे श्रोताओं को? बिल्कुल। अब जो मेरे रेगुलर व्यूअर है उन्होंने तो मेरे कई सारे वीडियोस देखे कि न्यूमरोलॉजी कैसे होता है, मूलांक क्या होता है, और उसमें हमने वीडियोस बनाए हैं। लेकिन इन शॉर्ट इस पॉडकास्ट में बहुत सारे लोग नए व्यूअर्स हैं, उनके लिए इन शॉर्ट मैं बताना चाहूँ तो जैसे कि आप जब सूटकेस होता है ना, उसमें लॉक लगाते हैं नंबर्स के। सो नंबर्स के वही लॉक, जब वो उसका जो सीक्वेंस है वो बनेगा तभी वो लॉक खुलेगा। उसके अलावा एक नंबर भी मिसमैच हो जाए तो वो लॉक नहीं खुलेगा। तो सेम चीज न्यूमरोलॉजी में है कि आपके नंबर्स, जिस यूनिवर्स में आप जिस नंबर्स के साथ आते हैं, हर चीज को नंबर है। आप चाहे आप गाड़ी ले लो, गाड़ी को नंबर रहेगा, चाहे आप मोबाइल ले लो, मोबाइल के लिए मॉडल नंबर होगा जब आप हैंडसेट लेंगे, फिर सिम नंबर होगा, फिर सिम का मोबाइल नंबर होगा जिसके थ्रू फ्रीक्वेंसी आपके साथ कनेक्ट होगी। रेडियो की फ्रीक्वेंसी देख लीजिए कि अगर वो 98.3 है तो ही कोई लगेगा, अगर कुछ और फ्रीक्वेंसी है तो वो चैनल नहीं लगेगा। सो ये फ्रीक्वेंसी का मैचिंग जब आएगा तो क्लैरिटी मिलेगी।
जैसे कि रेडियो में मिलती है हाँ, हाँ. कि वो फ्रीक्वेंसी पे आया तो ही क्लैरिटी, उससे पहले भी वो मैच होगी फ्रीक्वेंसी तो तो है। क्लियर म्यूजिक आता है. सो फ्रीक्वेंसी तो है, जिंदगी का हाँ, संगीत. बिल्कुल। और कुछ चीजें तो न्यूमरोलॉजी को मैं मेरी लैंग्वेज में अगर मैं चाहूँ, आपको अलग अलग डेफिनेशन मिल जाएगी, मेरी लैंग्वेज में मैं ये कहूंगा कि आपके पास्ट से कुछ स्पेसिफिक नंबर का इम्पैक्ट पता चलता है। अगर वो इम्पैक्ट आप करंटली एनालाइज करो तो आप फ्यूचर में भी प्रेडिक्ट कर सकते कि सेम जो सीक्वेंस नंबर का आएगा तब आपके लाइफ में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब इसका आप शॉक हो जाएंगे कि लोग न्यूमरोलॉजी को सुपरस्टिशियस में लेते हैं और लेंगे, इस पे डिबेट होती रहेंगी। ठीक है, अभी भी शायद कमेंट में डिबेट होगी हमारे, लेकिन अब इसको मैं अगर मैं बोलूं कि इसका जो जनक है वो पाइथागोरस है, तो क्या आप यकीन करेंगे? मुश्किल है। हाँ, क्योंकि आप मैथमेटिक्स में अलजेब्रा, ज्योमेट्री, उनकी थ्योरम पढ़ रहे हो पाइथागोरस की। पाइथागोरस ने ही बोला था कि एवरीथिंग इज नंबर। उन्होंने बोला था कि एवरी सिंगल थिंग इज नंबर। उन्होंने बोला था कि नंबर से ही आप चीजें डिफाइन कर सकते हैं। यूनिवर्स में सब कुछ एक नंबर है, सब कुछ मैथमेटिक्स है, उनका ये बोलना था। उनकी एक बहुत ही उनके बारे में, ये आपको एरिस्टोटल की एक बुक है मेटाफिजिक्स, उसके बारे में उनकी ये जो फिलॉसफी थी कि एवरीथिंग इज नंबर, ये उन्होंने एक्सप्लेन किया है अपनी बुक में। सो पाइथागोरस ने इस चीज को दिया है। तो पाइथागोरस का जब आप अलजेब्रा पढ़ते हैं, ज्योमेट्री पढ़ते हैं, तो वही सेम फिलॉसफी, सेम बंदा, सेम एक फिलोसोफर है, एक मैथमेटिशियन, ग्रेट मैथमेटिशियन, तो उन्होंने सबसे पहले ये बोला था। तो अब डेवलप क्यों नहीं हुआ? तो जैसे आप होता है ना कि आप पीएचडी करते हो तो आप अपने थेसिस, अपने गाइड को बताते हो, तो 2-3 टॉपिक चूज करते हो, उसमें से एक टॉपिक रिजेक्ट हो जाता है। तो उस टाइम के जो समकालीन विचारक थे पाइथागोरियन वाले, उन्होंने बोला कि हमको आपका अलजेब्रा मान्य है, एक्सेप्ट है, आपका ज्योमेट्री एक्सेप्ट है, ये नहीं एक्सेप्ट है। तो वो थोड़ा सा साइड लाइन हो गया। इसीलिए अदरवाइज हो सकता था कि उन्हीं की थ्योरम कोई आज हम पढ़ रहे होते। सो न्यूमरोलॉजी इन शॉर्ट ये है कि फ्रीक्वेंसी का मैचिंग होना, सिंक्रोनाइजेशन है। दुनिया में बहुत सारी चीजें जो हमें दिखती नहीं, अभी जैसे हमारे मोबाइल वाईफाई से कनेक्टेड होते हैं, हो सकता है कि वाईफाई दिख नहीं रहा हो लेकिन काम तो कर रहा है। एग्जैक्टली, ठीक है ना? इसी को कंटिन्यू करूंगा मैं। मोस्टली हमारी जो इंसानी आंख होती है वो कुछ फ्रीक्वेंसी जो कलर की होती है उसके बीच में ही देख पाती है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि अल्ट्रा वायलेट, यानी वॉयलेट के ऊपर वाले कलर हम लोग नहीं देख सकते, वॉयलेट से लेकर रेड तक। रेड के नीचे वाले कलर जिसको हम लोग इंफ्रा रेड बोलते हैं वो भी हम लोग नहीं देख सकते। तो रेड से लेकर वॉयलेट तक जितने सारे कलर है वही हम लोग देख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके आगे पीछे कलर है ही नहीं, है। उसे देखने के लिए इंफ्रारेड कैमरास होते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेस को देखने के लिए बाकी चीजें होती है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए चीजें होती है, उसको डिफेंड करने के लिए होती है। सो ऐसा नहीं है कि जो हमें दिखता नहीं है वो है ही नहीं। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कह सकते हैं हम इसको, कि जैसे लाइट का भी है वैसी ऑडियो का भी है। 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज ये हम सुन सकते हैं, उसके नीचे का नहीं सुन सकते, उसके ऊपर का नहीं सुन सकते। और ये बहुत छोटी रेंज होती है। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखो तो विजिबल लाइट की रेंज इतनी है। अगर ये इतना स्पेक्ट्रम है, फॉर एग्जांपल बता रहा हूं मैं, बाकी लोग ज्यादा डिटेल में देख सकते हैं उसको गूगल करके। सो ये इतना छोटा रेंज है, इतने बड़े स्पेक्ट्रम में सिर्फ इतना छोटा रेंज है जो हम नेकेड आई से देख सकते हैं, जो हमारी कैपेसिटी है। तो एग्जैक्टली ये बहुत अच्छा पॉइंट निकाला आप ही ने कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, वैसे ही ये चीजें भी है। यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें हैं जिसका जवाब साइंटिस्ट नहीं दे पाते। चलो अब अपन साइंस की बात कर रहे हैं, तो मैं ऐसा नहीं कहता कि इसको आप साइंस ही मानो, लेकिन ऐसी कुछ चीजें हैं जिसके आंसर्स नहीं है और हम इंसानी दिमाग या इंसानी शायद हमसे ऊपर वाले कोई सिविलाइजेशन हो किसी और प्लैनेट पे तो शायद हो। जैसे कि अभी वो कॉमेट चल रहा है, हाँ। वो आपने देखा होगा। तो अब साइंटिस्ट ये नहीं पता कर पा रहे कि वो धूमकेतु है या सच्ची एलियन वाला स्पेसशिप है। हाँ, चलो ये तो बाद में पता चलेगा, और नहीं भी होगा, इस पे भी डिबेट होगी, डेफिनेटली डिबेट होगी। डिबेट तो धोनी वर्ल्ड कप जीता था तब भी होती है, अगर नहीं जीता है तब भी होती है। तो डिबेट इज ऑनगोइंग, क्योंकि हर किसी को अपना ओपिनियन रखने का पूरा हक है। हम इस पॉडकास्ट के लिए तो सिर्फ मेरा ओपिनियन लिख सकते हैं, आप माने ना माने वो आपका खुद का माइंडसेट है। बट द थिंग इज कि कुछ चीजें हैं जो दुनिया में जिसका आंसर नहीं दिया जा सकता, और न्यूमरोलॉजी भी एक उसी तरीके से चीज है कि कैसे काम करेगी कैसे नहीं, ये बहुत उस पर बहुत डिबेट हो सकती है। बट डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए जिन्होंने इसका एक्सपीरियंस किया, और मैं कई किस्से बताऊंगा मैं आपको कि कई ऐसे किस्से जो नियर टू इम्पॉसिबल लग रहे थे लेकिन हुए हैं। तो वो नसीब जिसको हम बोलते हैं कि कई बार ऐसा होता है ना कि
धोनी जैसे और भी क्रिकेटर्स होंगे, लेकिन सभी को मौका नहीं मिला है, सभी उस साल में कन्वर्ट नहीं हो पाए या सभी उस लेवल तक नहीं पहुंचे। तो डेफिनेटली नसीब का बहुत बड़ा रोल है। अब आप बोलते हैं कि मेहनत से सब हो सकता है, तो मेहनत तो ऐसे ऐसे लोग भी करते हैं जो कि दिन भर मजदूरी करते हैं, फिर उनके पास क्यों नहीं कुछ चीजें पहुंच रही है या कुछ चीजें नहीं मिल पा रही है। और मेहनत आपने भी कई लोगों ने, ये जो व्यूअर है, आपने भी कई लोगों ने देखा होगा कि सेम मेहनत करे जा रहे हैं, बट किसी एक को मौका मिल जाता है और वो सीधा ऊपर पहुंच जाता है उस फील्ड में, और किसी एक को नहीं मिलता। मेरे जैसे भी और होंगे जिन्होंने बहुत डीप स्टडी किया होगा, लेकिन मुझे सही टाइम पे सही चीजें क्लिक हो गई, मौका मिल गया, मेरे प्रेडिक्शन सही साबित हो गए और फिर वहां से जर्नी स्टार्ट हो गई। सो इसी तरीके से हम इन चीजों को ले सकते हैं। ओके, एक सवाल ये पूछना चाहूंगा कि आप जब कंसल्टेशन करते हो, किसी को कुछ बताते हो कि ये करने से ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा होगा कि 100% रिजल्ट नहीं मिलता होगा, बिल्कुल, है ना? तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि बिल्कुल, क्यों ऐसा होता है, 100% रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? बहुत ही बड़ा पॉइंट मैं आज आपको और दर्शकों को बताना चाहता हूँ। अब इसमें एक आप ये भी बोल सकते हैं कि सब कुछ जब विधि लिखित है तो फिर हम मेहनत क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना? बराबर। तो फ्यूचर इज नेवर स्टैटिक, फ्यूचर इज डायनामिक। ओके, अब स्टैटिक और डायनामिक का आपको तो डेफिनेटली डिफरेंस पता होगा। एक एकदम ही फिक्स सिटी है, वो हो गया स्टैटिक, और एक डायनामिक मतलब वो चेंजेबल है, वेरिएशन है। सो ये गलत है कि फ्यूचर एक स्टैटिक है। फ्यूचर ये कभी स्टैटिक नहीं हो सकता, फ्यूचर डायनामिक ही होगा। अब इसमें जैसे आपने बोला कि 100% रिजल्ट क्यों नहीं आ सकते, सो फॉर एग्जांपल अब मैं क्रिकेटर्स की इस आईपीएल में, इस साल के आईपीएल में तो मेरे कम से कम 8 से 10 क्लाइंट थे जिनके मैंने जर्सी नंबर बदले। ओके, अब मैंने उनके सिर्फ पॉजिटिव नंबर उनके जर्सी पे लिए हैं, लेकिन उन्होंने जर्सी नंबर बदल दिया, ठीक है, मेरे सजेशन फॉलो कर ले, नेम स्पेलिंग चेंज कर ली होगी, जो कुछ और करना होगा कर लिया होगा, और फिर प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। डू यू थिंक इट विल वर्क? आपको लगता है सचिन जी कि ऐसा काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। सो ये जो नसीब है या जो लक फैक्टर है या जो ऑस्पिशियस चीजें बोलते हैं हम, जो आपका लकी जेमस्टोन बोलो या कुछ भी बोलो, जो हम एक एज अ लक फैक्टर, एक इसके तरह पारस मनी की तरह ले लेते हैं, या कोई भी चीज, कोई भी ऐसी चीज है, अलग अलग लोगों का अलग अलग, किसी का श्रद्धा हो सकता है, किसी का पूजा हो सकता है, किसी का एस्ट्रोलॉजी हो सकता है, किसी का न्यूमरोलॉजी हो सकता है, अलग अलग तरीके हैं। कोई कलर, लकी कलर पहनता है, कुछ कुछ अलग अलग तरीके हैं, बट मेहनत ही नहीं कर रहे तो फिर ये सब चीजें काम नहीं करेगी। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ द थिंग्स। इस पे और हम डिटेल में जैसे हम बात करेंगे, बहुत लोगों को ये सवाल होता है, शायद आपको भी हो, कि एक डेट ऑफ बर्थ पे तो नियर अबाउट 1 करोड़ लोगों का जन्मदिन होता है, तो दुनिया में एक जैसे क्यों नहीं होते? तो इस विषय पे अब हम आते हैं कि ऐसा क्यों होता है फिर कि सबके लिए सब चीजें सेम चीजें, फिर क्यों नहीं? फिर सारे अगर एलन मस्क के बर्थडे पे तो सब एलन मस्क क्यों नहीं, है ना? तो ये क्वेश्चन का क्या होता है कि इसमें सिर्फ बर्थडे या सिर्फ मूलांक भाग्यांक यही काम नहीं करता, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स है जो साथ में मिलके काम करते हैं। से फॉर एग्जांपल आपका मूलांक, आपका भाग्यांक, आपका ज़ोडिएक नंबर, आपका नेम नंबर, आप किस सिटी में पैदा हुए वो भी इम्पैक्ट रखता है, आप किस सिटी में रह रहे हो उसकी जो वाइब्रेशन है वो भी मैच करती है, आप किस घर नंबर में रह रहे हो ये भी असर करता है, आप किस पेरेंट्स के साथ आए हो उनके नंबर की कंपैटिबिलिटी आपके साथ कैसी है ये भी इस पर मैटर करता है। क्योंकि अगर उनके नंबर आपसे मैच नहीं है और उनकी कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो बचपन से ही पेरेंट्स और आपके बीच में थोड़ी अनबन चलेगी, जिसकी वजह से वो सपोर्ट नहीं मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए था। तो आपके अंदर जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल दुनिया में हर इंसान के पास है, लेकिन वो फुल्ली उस पोटेंशियल का यूज नहीं कर पाते कई बार। सो वो उस पोटेंशियल को फुल्ली ले जाने के लिए हम डेफिनेटली कि ये चीज सिंक्रोनाइज कर सकते हैं कि आप इस सिटी की जगह इस सिटी, इस पे भी वीडियो है, आपने देखे ही है कि ये किसी को स्पेसिफिक सिटी, स्पेसिफिक कंपनी ज्यादा लकी जा सकती है। तो वो अगर सिंक्रोनाइज करते हैं तो डेफिनेटली आपके पोटेंशियल पे जो चीजें मिलनी है वो मिलेगी। अगर आपके पोटेंशियल में एलोन मस्क बनना है सो आप एलोन मस्क, लेकिन अगर आपके पोटेंशियल में सिर्फ एक आईटी इंजीनियर बनना है सो वो मिलेगा, लेकिन वो भी बेस्ट मिले, आपकी लाइफ की तकलीफें कम हो, इसमें न्यूमरोलॉजी ज्यादा काम कर सकता है। सो 100% रिजल्ट आपके एफर्ट्स पे भी डिपेंड करेगा। ये जरूरी नहीं है कि मैंने आपको लकी नंबर दे दिया और आप घर पे बैठे हो। सो मराठी में कहावत है कि देगा हरी पलंगा वरी, मींस कि आप बैठे हो, आराम कर रहे हो और आप सोच रहे हो लॉटरी लगने का योग है, लेकिन आप जाके लॉटरी का टिकट ही नहीं खरीद रहे हो तो कहाँ से लॉटरी लगेगी? सो सेम चीज है कि बहुत सारी मल्टीपल चीजों का इम्पैक्ट आपकी पर्सनालिटी बनाता है और आपका फ्यूचर भी आपके आज के एफर्ट्स, एवरीथिंग इज कनेक्टेड, ठीक है। तो इस पे बहुत मैथमेटिशियन ने बात की है। एक 1905 में जब रशिया में
पॉलिटिकल रिफॉर्म हो रहा था, कुछ लोग जो एग्जिस्टिंग जो सत्ता थी उनके साइड थे, कुछ लोग उनके अपोजिट साइड रिबल्स के साइड में थे। तो इसमें 2 मैथमेटिशियन थे। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जाओ तो 2 मैथमेटिशियन थे। एक मैथमेटिशियन भी 2 साइड ले रहे थे। अच्छा। सो साइंटिस्ट भी दोनों साइड, क्योंकि इस लेवल तक वो चला गया था। अब तो अगर आप सर्च करते हो तो इसके बारे में हिस्ट्री मिल जाएंगी। सो एक मैथमेटिशियन जो करंट एरा के साथ थे और एक दूसरे थे वो दूसरे अपोजिट रिबल्स के साथ में थे। सो एक ने बोला कि सब कुछ एक विधि लिखित है या विल ऑफ गॉड है या विल ऑफ आपका ह्यूमन बीइंग है या आपकी खुद की विल है, पर्सनल विल या फ्री विल जिसको बोल सकते हैं, तो वो है। और एक ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है। सो उसमें उसने जो दूसरे साइंटिस्ट थे उन्होंने एक कोशिश की उसको ये साबित करने के लिए, तो उन्होंने कॉइन्स को फ्लिप करने का, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी को उन्होंने टैली किया कि ये फ्रीक्वेंसी कितने बार आता है हेड और कितने बार आता है टेल। तो उन्होंने देखा कि शुरुआत में तो उसका पूरा कम ज्यादा हो रहा था और बाद में जब एक टाइम गया तो टाइम के बाद देखा तो उसका एक परसेंटेज आया जो ऑलमोस्ट 50-50 था। अच्छा। तो अब इसमें उन्होंने ये प्रूव कर दिया जिसको हम लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स बोल सकते हैं कि ये कि भाई मोस्ट ऑफ द टाइम वो एवरेज आएगा और एक बैलेंस हो जाएगा। जैसे अगर 2 चीजों के बीच में है तो 50-50 हो जाएगा। फिर इस पे और डिबेट हुई और उन दोनों के आपस में उन्होंने रिसर्च पेपर बनाए। तो उसमें उन्होंने बोला कि एवरीथिंग इज डिपेंडेंट। तो जैसे उन्होंने स्टैट्स निकाला, वो स्टैट्स था कि कितनी शादियां हो रही है हर साल या कितने क्राइम रेट हो रहा है। सो वो क्राइम रेट का ऑलमोस्ट जो परसेंटेज है वो एक स्टैट्स निकल रहा था, एक सिमिलर पैटर्न में निकल रहा था। तो ये पैटर्न डिपेंडेंट था पिछले वाली चीजों पे कि ये किस चीज मतलब आपको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। जैसे आपके पेरेंट्स बोलेंगे कि आपको इस उम्र में शादी करनी है तो वो आप अल्टीमेटली उस तरफ आपका रुझान जाएगा और हाँ पेरेंट्स के लिए कर लेते हैं। सो इस तरीके से वो चीजें उसका जो स्टैट्स बनता है तो इट इज लाइक अ डिपेंडेंसी कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड और एवरीथिंग इज डिपेंडेंट। तो प्रीवियस में क्या चल रहा था वो आज, तो आज का जो हम क्या कर रहे हैं इस पे आपका कल डिपेंड करेगा। सो उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया मैथमेटिशियन ने कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड और वो डिपेंडेंट है। तो उनका बोलना था कि सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है और डिपेंडेंट है। अच्छा। सो जैसे कि मैंने बोला कि मैथमेटिशियंस का बहुत बड़ा रोल है इसमें और एवरीथिंग इज कनेक्टेड। सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड में जैसे आज का वेदर कंडीशन से कल की वेदर का बनेगा, डिपेंड होता है। जैसे कि हम वो गर्मी जितनी हुई उस हिसाब से क्लाउड्स बनेंगे और ये सब। सो सब कुछ ऐसे ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो यूनिवर्स में हर एक चीज एक दूसरी चीजों से कनेक्टेड है। शायद आपका और मेरा मिलना, शायद इसलिए हम पॉडकास्ट में बैठे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें कनेक्टेड है जो डिपेंडेंट ऑन वेरियस अदर फैक्टर्स। सो यूनिवर्स में हर सब चीजें एक दूसरे पे डिपेंड करती है। जैसे कोविड का आना, तो कोविड के आने की वजह से कुछ बिजनेसेस बंद हो गए हो और उसकी वजह से उनको दूसरे ऑप्शंस ढूंढने पड़े। सो ये दूसरे ऑप्शंस में उतरना, जैसे लोग पॉडकास्ट में उतरे, सोशल मीडिया पे उतरे, ये वो एक ट्रिगर रहा है कोविड का आना। सो नो डाउट कुछ बुरी चीजें भी हुई होगी लेकिन कुछ चीजों के लिए वो डिपेंडेंट रहा है पिछली कुछ चीजों पे। तो ऐसे ही मैं कहूंगा कि यूनिवर्स में सब कुछ एक दूसरे पे, मैं कहूंगा कि वर्ल्ड में एवरीथिंग एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से डिपेंडेंट है। अब इस पे मैंने बोला कि प्रोबेबिलिटी, अब मैथ्स की बात कर रहे थे, मैथमेटिशियन की बात कर रहे थे, तो प्रोबेबिलिटी पे काम करता है। सो ये प्रोबेबिलिटी पे मैंने आपको बोला भी कि वो 2 मैथमेटिशियंस ने मतलब वो लार्ज नंबर का लॉ और उस पे काम किया। फिर उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। फिर इसमें एक और मैथमेटिशियन थे जो कोमा में चले गए थे। फिर उन्होंने वहां पे कोमा में चले गए तो सिर्फ कार्ड्स खेले। फिर कार्ड्स की फ्रीक्वेंसी, वो कितने बार वो उसका रैंडमनेस आएगा, इसके लिए उनको कितने बार उसको मिलाना पड़ेगा, इस चीज पे रिसर्च किया। और फिर उन्होंने प्रोबेबिलिटी पे और बात की। तो ये न्यूमरोलॉजी भी प्रोबेबिलिटी है। सो अब ये प्रोबेबिलिटी और ये सारी चीजें जो है ये डेफिनेटली एक कंटिन्यूअस रिएक्शन की तरह है। जैसे उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था कि उन्होंने जब पहले कॉइन फ्लिप किया तो रैंडमली ऊपर और नीचे हेड के नंबर ज्यादा आ रहे थे, फिर टेल के ज्यादा आ रहे थे, लेकिन एक विशिष्ट समय के बाद उनकी फ्रीक्वेंसी इक्वल आने लग गई। तो उतना लंबा समय देने के बाद, तो वैसे ही जिंदगी में आपके पास्ट वाले जो मैंने बोला कि इवेंट्स है कि इस नंबर की फ्रीक्वेंसी पे जब पॉजिटिव हुआ होगा तो वो फ्रीक्वेंसी जब रिपीट आएगी। अब जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि मेरा 19वां साल मेरा टर्निंग पॉइंट रहा, मेरी डिग्री 22-23 साल की उम्र में हो गई, मुझे क्रिकेट टीम के साथ काम करना था, बहुत जगह जाके अप्लाई किया, कुछ नहीं हुआ।
मेरे जब रनिंग एज में 28वें साल में एक एग्जाम निकला बीसीसीआई का, जो पिछले 10-15 साल में एक ही बार हुआ है, और मैं वो एग्जाम देके मैं 28वें साल में मैं एक लेवल ऊपर बीसीसीआई क्रिकेट टीम के साथ काम करने लग गया। तो मेरा जो सपना था कि क्रिकेट टीम के साथ काम, उसके लिए मुझे भी इंतजार करना पड़ा है, जबकि मैं खुद न्यूमरोलॉजी जानता हूँ। लेकिन समय आने से सही नंबर का इंतजार सही समय का इंतजार, ये उसमें भी प्रूफ मिल जाते हैं आपको। सो 28, चलो ये भी छोड़ दो। फिर मैं कुछ क्रिकेट टीम के साथ काम करते चले गया, उसमें इंटरनेशनल टीम के साथ भी कुछ एक टीम की कंट्री के साथ भी कुछ मैंने काम किया, छोटे छोटे काम किए। फिर हर किसी का होता है आईपीएल अब बहुत बड़ा ब्रांड है, सो आईपीएल में काम करने का सपना था। तो एज अ असिस्टेंट फिजियो मुझे भी मौका मिला, लेकिन मैं उस फ्रेंचाइजी के साथ 2-3 साल पहले से भी काम कर रहा था, और जिन्होंने मेरा नाम वहां पे रिकमेंड किया उन्होंने बहुत बार ट्राई भी किया, इंटरव्यू भी शेड्यूल किया। सो वो सर के लिए हमेशा मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मौके दिए मुझे। तो वो जब मौके मिले 36वें साल के आसपास, मेरा 3 दिन तक इंटरव्यू होने वाला था। अच्छा। कि सुबह होगा, दोपहर को होगा, शाम को, नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन सेम, फिर तीसरे दिन वो जो इंटरव्यू लेने वाले थे वो चले गए फ्लाइट लेके। सो मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ 36वें साल में, और 37वें साल में मैंने होप छोड़ दी थी, बोला चलो अभी नहीं होगा। और सडनली कॉल आता है मुझे कि एक मीटिंग है, आ जाओ। मीटिंग के लिए बुलाते हैं और लेते हैं इंटरव्यू है, और आधे घंटे के बाद वेलकम ऑन बोर्ड हो जाता है। सो ये 37 बिल्कुल 37 अगेन 1। सो मैं भी खुद जो चीजें एक्सपीरियंस किया वही लोगों को बताता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि बुकिश नॉलेज पढ़ा हुआ है और वही बताता हूँ, इसलिए मेरी कई थेरीज अलग भी है। कई बार मुझे, जब मैं एक ज्योतिष प्रवाह करके एक मैगजीन आती थी, उसके लिए मैं कुछ आर्टिकल लिखता था, तो दूसरे न्यूमरोलॉजिस्ट के 1-2 बार मुझे फोन है कि आपकी इस चीज पे थेरी थोड़ी अलग है। सो मैंने उनको सिंपल बोला कि मैं जो मैंने ऑब्जर्व किया वही चीजें मैं कर रहा हूँ। सो अब से फॉर एग्जांपल, पुराने जमाने में टीवी बहुत बड़े होते थे, अब वो पतले पतले हो गए, तो सब कुछ अपग्रेड होता है। सो ये चीजें भी अपग्रेड होती है। फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, दर्शकों को भी पसंद आएगा। पहले कुंडली में ना लव मैरिज बताया जाता था, तो एक स्पेसिफिक एक योग था कि ये 2 प्लैनेट साथ में बैठते हैं तो आपका लव मैरिज होगा। अब 100 साल पहले लव मैरिज का परसेंटेज बहुत कम था, तो वो एक सिंगल योग था कि ये 2 प्लैनेट साथ में है तो लव मैरिज होगा। अब लव मैरिज का परसेंटेज बढ़ गया, तो नए लॉज भी बन गए होंगे, कि नए रूल्स भी बन गए होंगे कि ये प्लैनेट का इस पे सिर्फ इम्पैक्ट भी रहा तो भी हो जाएगा लव मैरिज, ये प्लैनेट का ये कनेक्शन रहा तो भी हो जाएगा, ये नंबर रहा तो भी लव मैरिज हो जाएगा। सो वो बढ़ गए। अब लोग पुराने मेथड से ही चल रहे हैं, इसलिए वो करेक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। तो मैंने जैसे बोला कि एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही बड़ा समुंदर है, तो आपको अपग्रेड होते रहना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें अपग्रेड होती रही है और आपको अपग्रेड होता रहना पड़ेगा, तब जाके आप उसमें ज्यादा बेटर वे में आप आंसर कर पाते हो। सो यही चीज मैं बोलूंगा कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो जैसे कि इवन न्यूक्लियर बॉम्ब, आप एग्जांपल ले लीजिए न्यूक्लियर बॉम्ब का ही। सो न्यूक्लियर बॉम्ब जब बन रहा था ना, तो न्यूक्लियर बॉम्ब में वो जो पार्टिकल्स क्रॉस करके फिर उनका क्रॉस होना चाहिए, फिर उनका क्रॉस, तो चेन रिएक्शन, एग्जैक्टली। सो ये जो चेन रिएक्शन है, ये भी प्रोबेबिलिटी पे काम करता है। अगर ये प्रोबेबिलिटी पे काम, इवन आप सर्च करके देख सकते हो कि वो प्रोबेबिलिटी पे काम किया तभी वो न्यूक्लियर बॉम्ब बन पाया। तो वैसे लाइफ भी चेन ऑफ इवेंट्स है। तो ये चेन ऑफ इवेंट्स, जैसा कि आपने प्रश्न पूछा था कि क्या कैसे काम करता है, तो पास्ट वाले नंबर्स का इम्पैक्ट देख के आप फ्यूचर वाली चेन ऑफ इवेंट्स प्रेडिक्ट कर सकते हो। यही बात पाइथागोरस ने भी बोली थी। अच्छा, सो ओवरऑल ये हो गया इसका डिस्क्रिप्शन। ओके, आपने कहा कि मैथमेटिक्स की तरह ये है, और पाइथागोरस ने ही इज अ फादर ऑफ न्यूमरोलॉजी। सो जैसे मैथ्स में होता है, फॉर्मूलेज होते हैं, लॉज होते हैं, हम लोग एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो वैसे न्यूमरोलॉजी में क्या होता है एग्जैक्टली? डेफिनेटली। अब इसमें मैं एक बोलूंगा कि जैसे हम मैथमेटिक्स में एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, न्यूमरोलॉजी हम वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, बट वाई इज WHO। ओके, सो इस पे वाई की तो आपको कई सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। इवन ये इतना डीप है, मैंने कई चीजों पे तो वीडियो भी नहीं बनाई है। अगर हम देखें ना कि हर चीज मैच होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अब न्यूमरोलॉजी में बोला जाता है कि 3 नंबर एजुकेशन का है, 5 नंबर थोड़ा सा सोशल मीडिया का है, 5 नंबर एजुकेशन का है, 5 नंबर ब्रेन का है, तो 6 नंबर अगर लव का है, 6 नंबर अपने सुंदरता का है, प्रेम का कारक है। तो आपने कभी नोटिस किया है कि हम फ्रांस को और पेरिस को ही सिटी ऑफ लव क्यों बोलते हैं, और सिटी ऑफ कंट्री ऑफ लव बोलते हैं फ्रांस को, और सिटी ऑफ लव पेरिस को बोलते हैं? तो इनका जो नेम नंबर है वो इसी नंबर पे आता है। ओके। इवन जो चीजें जिस चीज के लिए जानी जाती है, फॉर एग्जांपल केरला, आपको क्या लगता है कि इस चीज के लिए जाना जाता है?
केरला एजुकेशन के लिए, लिटरेसी रेट के लिए, Yes, बराबर। हाँ, केरला का जो टोटल है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वो 5 नंबर पे आता है, और 5 ये नंबर न्यूमरोलॉजी में बौद्धिक अच्छा, से कनेक्टेड माना जाता है। ओके, ठीक है, फिर उसके बाद में आप ये बोल सकते हैं कि चंडीगढ़ जाना जाता है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के हाँ, लिए। उसका जो चंडीगढ़ वेल बैलेंस प्लान सिटी, वेल प्लान हाँ, सिटी। यस, सो उसका जो नंबर है वो 3 पे है, जो कंस्ट्रक्शन और इन चीजों का माना जाता है। ओके, अब आप बोलेंगे कि इसमें फिर आप दुबई ले लो या यूएई ले लो, इन शॉर्ट यूएई ले लो, तो यूएई का जो टोटल है वो आर्किटेक्चर के नंबर पे ही आता है, और इसलिए यूएई उस चीज के लिए फेमस है, दुनिया भर में बिल्डिंगों के लिए फेमस है। अब न्यूमरोलॉजी में 1 नंबर ही लीडर का माना जाता है। ओके, अब मुझे बताइए कि इस वर्ल्ड पे कौन सी कंट्री है जो लीडर मानी जाती है? यूएस, यूएसए का टोटल जो आता है वो 1 पे आता है, Okay. तो 1 नंबर लीडर माना जाता है। हाँ, ऐसे कई सवालों के जवाब जो मैंने बोला कि आपको न्यूमरोलॉजी से वाई फाइंड किया जा सकता है कि वाई। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 2025 चल रहा है, इस साल फायर इंसिडेंसेस अचानक से बढ़ गए। हाँ, आपने देखा हो, ये हमने प्रेडिक्ट भी किया है 2025 के वीडियो में, आपने देखा ही है कि प्रेडिक्ट भी किया है। सो 2025 में फायर इंसिडेंसेस बढ़ गए। पहले लॉस एंजलिस जल गया, हाँ, अभी फ्रांस जल रहा है। फ्रांस में पिछले 8 डिकेड में जितनी आग नहीं लगी, आज इसी ईयर में वो आग लगी। सो ये जो अभी 2025 चल रहा है, इसका टोटल 9 आता है। 9 नंबर न्यूमरोलॉजी में मार्स का नंबर माना जाता है। मार्स को फायरी प्लैनेट माना जाता है, फायरी मतलब फायर से कनेक्टेड माना जाता है। सो फायर रेड प्लैनेट माना जाता है, तो रेड उसका इंडिकेटर है फायर का। सो फायर का ये ईयर है। जैसी लग गया, जनवरी से आग लग रही है। अपने इंडिया में दीमापुर नाम की एक जगह है नागालैंड में, वहां मैं क्रिकेट का कैंप में भी मैं जाके आ चुका हूँ एज अ सपोर्ट स्टाफ। सो वहां पे इस साल आग लगी थी पहले ही वीक में, वो पहले ही वीक में शुरू हो गया। 8 जनवरी को लॉस एंजलिस जल गया, हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज के घर से, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, है ना। सो 2025 का टोटल 9 आता है। आप देख लो, हमने एक चीज बोली थी कि लाल कलर की टीम अच्छा करेगी, आरसीबी लाल कलर जीत गई। पंजाब पहुंची थी, रनर अप रही, वो भी रेड कलर थी। पोर्तुगाल फुटबॉल में जीती, वो भी रेड कलर थी। सो ये अचानक से इसी साल क्यों हो रहा है? सो ये एक फ्रीक्वेंसी का मैचिंग है। तो हर चीज के आंसर है, हर चीज के इसके आंसर मिल जाते हैं कि आपका, जैसे मार्क जकरबर्ग इसमें क्यों चला, सावित्रीबाई फुले उसमें क्यों चली, या एलॉन मस्क इसमें क्यों है इनोवेशन में, या अपना यूएसए क्यों लीड कर रहा है। ऐसे सारी चीजों के आंसर आपको वाई वाले जो आंसर है वो आपको न्यूमरोलॉजी में मिल सकते हैं, अगर आप इसमें डीपली जाते हो तो। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला कि y का आंसर तो हमें जैसे मैथमेटिक्स में x फाइंड किया जाता है, y WHY, तो हर चीज का y का आंसर मिलेगा। और आपने एक और चीज पूछी थी कि लॉज और थ्योरम्स क्या होती है इसमें। तो सचिन जी, आपको पता है कि टैक्स में कैसे फ्रॉड फाइंड आउट किया जाता है? तो टैक्स पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि टैक्स में जो अब इतने करोड़ों लोग टैक्स भर रहे हैं, अब वो हर किसी का तो चेक नहीं करेंगे ना, चेक करना पॉसिबल बहुत नहीं, मुश्किल है। तो वो उनका एक लॉ है जिसको बोला जाता है बेनफोर्ड्स लॉ। ओके, और बेनफोर्ड्स लॉ में एक स्पेसिफिक ग्राफ बनता है कि 1 नंबर इतने बार आएगा, 2 इतने बार आएगा, 3 इतने बार आएगा। सो जो छोटा नंबर होता है वो ज्यादा बार आएगा, और जो बड़ा नंबर होता है वो कम बार आता है। और इस चीज का लॉ ये ना सिर्फ टैक्स में बल्कि इलेक्शन में ट्रेंडिंग की दर, ट्रेंड की दर, प्लस बुक के जो नंबर होते हैं कि कितने बुक में किस पेज नंबर पे, मतलब कि मेजॉरिटी ऑफ पेज नंबर कितने बुक की रहेगी कोई बुक, ये स्पेसिफिक, ये पैटर्न में जानने का एक ये लॉ है बेनफोर्ड्स लॉ, जो एक ग्राफ बताता है कि ये स्पेसिफिक ग्राफ है। वो जब ग्राफ में कुछ ऊपर नीचे आ जाता है तो लोग उस बंदे के टैक्स को चेक करते हैं और वैसे फ्रॉड पकड़ा जाता है। सो ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है इस बारे में, लेकिन बहुत सारी चीजों में मैथमेटिक्स और नंबर्स ही यूज होते हैं। इन शॉर्ट मेरा ये बोलना है, बेनफोर्ड्स लॉ डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है न्यूमरोलॉजी में, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि डिजिट्स और नंबर्स जो आज दुनिया में हर जगह फैले हुए हैं, इसको आपको पता नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे डीप चीजें होती है जो की जाती है। तो अब बेनफोर्ड्स लॉ के अलावा एक फिबोनाची सीक्वेंस करके एक है इस बारे में, तो नेचर में हर जगह इसके प्रूफ्स मिलते हैं। इस पे भी डिबेट है, नो डाउट, डिबेट हर जगह होती है। आप इवन मैं मेडिकल बैकग्राउंड से, अगर हम कोई चीज मैं प्रूव कर रहा हूँ कि ये ट्रीटमेंट इस इंजरी के लिए बेटर है, तो कोई और उसको क्रिटिसाइज करके बोलेगा कि नहीं, इससे बेटर ये ट्रीटमेंट है, तो वो होने वाला है। इट इज ऑनगोइंग प्रोसेस, इट इज अ चेन ऑफ रिएक्शन, जो हमने बात की। सो एक और है फिबोनाची सीक्वेंस, इस पे भी बहुत सारी चीजें आपको न्यूज और वीडियोज और आपको गूगल पे मिल जाएगा। तो हमारे जो फल होते हैं ना, फल का जो शेप होता है वो फिक्स पैटर्न में होता है ना, पैटर्न होता है, बिल्कुल पैटर्न। कमल के फूल होते हैं, उसके भी पैटर्न होता है। तो फिबोनाची सीक्वेंस का जो इम्पैक्ट है वो आर्ट में, वो नेचर में, और वो हर जगह पे पाया जाता है कि एक स्पेसिफिक पैटर्न है कि 1 को ऐड करके 1, फिर 3 बनेगा, फिर 3 में प्रीवियस वाले को ऐड करेंगे, फिर वो बनेगा,
फिर 3+5 होगा, फिर 8 होगा, फिर 8+5 होगा। तो ऐसे वो एक पैटर्न है कि इस सीक्वेंस में ही चीजें बनेगी तो परफेक्शन में आ जाती है, वो चीजें कंप्लीट हो जाती है। वो कोई भी एक चीज हो उसको शेप आ जाता है, उसको एक कंप्लीशन आ जाता है। सो ये फिबोनाची सीक्वेंस भी है। हाँ, इसका भी डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा लोगों को कि ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमें पता नहीं होती है। सो ऐसी न्यूमरोलॉजी भी है कि आपको पता नहीं है, इसमें भी है, इसमें भी लॉज है, इसमें भी रूल्स है, इसमें भी एक चीजों को कब अच्छा कब बुरा, कौन से मैलिफिक नंबर कौन से बेनिफिक नंबर, किस नंबर का किस नंबर के साथ कंपैटिबिलिटी है, किस नंबर का किस नंबर के साथ एनिमी है जिसके साथ प्रॉब्लम आ सकते हैं। सो इसी चीज के भरोसे एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट आपको गाइड कर सकता है कि इस बंदे से शादी ना करें, इस बंदे से पार्टनरशिप ना, बंदा नहीं, मैं बंदे में प्रॉब्लम नहीं बोल रहा हूँ, उसका जो नंबर है इस नंबर के साथ शादी ना करें, ठीक है ना। कोई एक स्पेसिफिक में अदना सा इंसान उस चीज किसी भी इंसान को गलत नहीं ठहरा सकता, बट हाँ कि ज्यादातर प्रॉब्लम वही इंसान किसी और के लिए परफेक्ट हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल कईयों के डिवोर्स होते हैं, पहला डिवोर्स हो जाता है, बिल्कुल नहीं जमता दोनों का, बिल्कुल भी नहीं जमता, और वही पर्सन जब दूसरी जगह शादी करता है उसका बिल्कुल जमता है। तो ये ऐसा क्यों? फिर तो बंदा तो सेम है ना, उसके कैरेक्टरिस्टिक सेम है। तो ये इस चीज के लिए ना आपका नेचर रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका। तो हर नेचर की, हर नंबर की अपनी पिक्युलैरिटीज है। ये थोड़ा डोमिनेटिंग होगा, ये थोड़ा सा अकेले में रहने वाला लड़का होगा, ये ऐसा होगा। तो आपके लिए जो बेस्ट मैच है वो, अब हम जैसे न्यूमरोलॉजी में हम बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट इस पर्सन के लिए लकी नहीं है, इस पर्सन के लिए लकी है। तो अब जैसे कि अब किसी का नेचर इसके लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है। अब एक बंदा है जो पेशेंस वाला है, और एक बंदा है जो बहुत इंपल्सिव है नेचर में। सो इम्पल्सिव वाला बंदा अगर उसका 100 रुपए का लॉस हुआ तो वो 100 रुपए जल्दी से जल्दी कवर करने के लिए और 200 लगाएगा, फिर 200 कवर करने के लिए 400 लगाएगा, और वो और डूबते हुए चले जाएगा। और वही बंदा जो पेशेंस वाला है वो वेट करेगा, बोलेगा ठीक है अभी 100 हुए ना नुकसान, अभी वेट करते हैं, थोड़ा टाइम जाने देते हैं, फिर अगली बार जब लगाएगा शायद उसके 100 के 1000 हो जाए। सो इट डिपेंड्स ऑन योर पिक्युलैरिटीज, आपके नेचर। हर इंसान अलग है। तो हर इंसान अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल फ्रिक्वेंसीज काम कर रही है, सिर्फ उसका मूलांक नहीं, उसका भाग्यांक, ज़ोडिएक नंबर, उसका नेचर, उसका अपब्रिंगिंग, वो किस सिटी में पैदा हुआ है, उसके पेरेंट्स के साथ उसका कैसे कंपैटिबिलिटी, वो घर में जिस लोगों के साथ रहता है, वो दोस्तों में जिन लोगों के साथ रहता है, उसकी उनके साथ कंपैटिबिलिटी कैसी है। सो आपने देखा होगा कि कई लोगों के घर के साथ भी होता है कि एक स्पेसिफिक घर में जाने के बाद चीजें निगेटिव होने लगती है, पॉजिटिव होने लगती है। सो एक जगह होती है। हाँ, एक जगह होती है। तो ये सेम बंदा किसी और जगह जाता है तो इनका शायद अच्छा हो जाए, लेकिन कोई और बंदा उस जगह जाता है तो उसका बुरा हो जाए। तो वो उस नंबर की फ्रीक्वेंसी, उस घर के नंबर की फ्रीक्वेंसी आपके साथ मैच हो रही है कि नहीं, इस पे सारा खेल है। सो इट इज अ इंटरप्ले ऑफ फ्रीक्वेंसीज। और अगर ये आप समझ जाते हो अच्छे से कि इसके लिए कल्प्रिट क्या है, कई बार मैंने ऐसा नोटिस किया है कि बर्थ चार्ट बहुत अच्छे होते हैं लोगों के, बहुत अच्छी बर्थ डेट होती है, इसको कि सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वो ऐसे घर में रह रहा है जिसका एनिमी नंबर है वो घर का नंबर, उस घर में जब तक वो रहता है वो सक्सेसफुल ही नहीं हो पाता। और जैसी घर छोड़ता है कई और सिटी में जाता है वो एकदम से डैम सक्सेसफुल हो जाता है। एक एग्जांपल है मेरे पास अपने रीजन के, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है जिनका 1000 करोड़ का बिजनेस है। पहले वो इस सिटी में रहते थे जब अपन जहाँ है, फिर उन्होंने एक सिटी स्विच की, वहां पे नहीं सक्सेसफुल है, वहां बिजनेस किया, फ्लॉप हुए। फिर वो नागपुर शिफ्ट हुए, अब नागपुर उनका मूलांक 7 है, नागपुर 7 पे आता है, वो फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, आज उनका 1000 करोड़ का बिजनेस है। नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन उनका बिजनेस एकदम से तो ऐसा क्या चेंज हुआ कि पहले भी तो वही बंदा था, उतना ही टैलेंट था उसके अंदर, उतनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी थी, फिर पहले क्यों नहीं सक्सेसफुल हुआ? छोटा सा स्विच एंड एवरीथिंग चेंज। तो इट इज अ इंटरप्ले ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ओके, यही पूछना चाहूंगा मैं कि जैसे केस स्टडीज के बारे में आपने इलॉन मस्क का नाम लिया, मार्क जुकरबर्ग का नाम लिया, तो इनके लाइफ में न्यूमरोलॉजी क्या प्ले कर रही है, या आप कैसे देखते हैं इनकी सक्सेस को? जैसे कि अभी हमने बोला सचिन जी की एवरीथिंग वाई का आंसर हमें न्यूमरोलॉजी देता है कि वाई एलन मस्क ही क्यों इनोवेटिव चीजों में गया, मार्क जकरबर्ग ही फेसबुक के लिए क्यों सक्सेसफुल है, क्यों मार्क जकरबर्ग, कोई और क्यों नहीं। वैसे सावित्रीबाई फुले का भी एग्जांपल ले सकते हैं। सो अब न्यूमरोलॉजी में नंबर 3 ये एजुकेशन से रिलेटेड माना जाता है। बहुत सारे, एक ही फैक्टर नहीं रहता, वन ऑफ द एजुकेशन है। 3 नंबर ये कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, और ये भी मेरे मूलांक वाले वीडियोस में है ही एक्सप्लेन किया हुआ। सो इन शॉर्ट ये 3 नंबर एजुकेशन का भी है। तो एजुकेशन में जो सबसे बड़े गेम चेंजर रहे वो सावित्रीबाई फुले रहे, इंडिया की बात करें तो हम। सो उनका मूलांक, एक रिफॉर्म लाया उन्होंने, उनका मूलांक 3 है। तो 3 नंबर एजुकेशन का, इसलिए वो एजुकेशन के लिए लड़े, और इसलिए आज हम उनको एज आइडल, एजुकेशन की आइडल बोल सकते हैं।
अब मार्क ज़करबर्ग की बात करते हैं तो उनका जो मूलांक है और भाग्यांक है दोनों 5 है, और 5 ये नंबर मीडिया का माना जाता है, सोशल मीडिया का माना जाता है, कनेक्शन का माना जाता है, कंसल्टेंसी का माना जाता है न्यूमरोलॉजी में। 5 नंबर एजुकेशन का भी माना जाता है, 5 नंबर एडवर्टाइजमेंट का भी माना जाता है, ये जो भी ये चीजें से कनेक्टेड है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया किसी और ने था। अगर आप उनकी हिस्ट्री देखें ना तो उनका एक केस भी हुआ था जो बाद में उनको किसी को पैसे भर के भी देने पड़े, आइडिया किसी और का था। कन्वर्ट मार्क ज़करबर्ग को सिर्फ कोडिंग लिखनी थी ऐसा कुछ था, और उन्होंने उसको आइडिया को लेके उसको पूरा बना के वो उसमें सक्सेसफुल हो गए, और उन्होंने जो बनाया वो चल गया, वो आज इतने बड़े बन गए। सो वैसे एलॉन मस्क वन ये जाना जाता है इनोवेशन के लिए, नई टेक्नोलॉजी के, कुछ इन्वेंट करने के लिए, कुछ नई चीज करने के लिए, लीडर करने के लिए। तो वो लीडर है, लीड कर रहे हैं दुनिया को। अपने इंडिया में देख लो, आप मुकेश अंबानी लीड कर रहे हैं बिजनेस के मामले में। आप मुकेश अंबानी अनिल अंबानी, अब आप बोलेंगे कि एक ही घर में पैदा हुए, है ना। सो अब धीरू भाई अंबानी जो वो मूलांक 1 है। अब मैंने वीडियोस में बोला है कि 1 के लिए 1 फेवरेबल होता है। सो 1 की जो लीगेसी है, धीरू भाई अंबानी की लीगेसी मुकेश अंबानी लेके गए आगे, लेकिन अनिल नहीं ले पाए। तो क्यों? क्योंकि उन दोनों के नंबर्स मैचिंग थे। सो उनका जो लीगेसी है वो उसी नंबर वाले ने कैरी फॉरवर्ड किया, क्योंकि उनका वहां पे सिंक्रोनाइजेशन बन गया। तो सिंक्रोनाइजेशन पे ही जो आपने बोला कि थ्योरम, तो ये सिंपल है कि सिंक्रोनाइजेशन पे न्यूमरोलॉजी काम करता है। तो ये जो न्यूमरोलॉजी है, पामिस्ट्री है या एस्ट्रोलॉजी है, ये जो एक अलग तरह का साइंस है, तो इसमें इंडिया का क्या योगदान है, ये जानना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स। बिल्कुल, ये जो ऑकल्ट की जो सारी फील्ड्स है, सो इसमें इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है। अगर मैं उदाहरण के तौर पे बात करूँ तो की रोजन की बुक पढ़ के मैंने आपको बोला कि एक बुक गेम चेंज कर सकती है जिंदगी का। सो उस बुक में, या उस बुक में तो नहीं, लेकिन उन्होंने, जब मैंने उनकी बाकी लिटरेचर पढ़ा तो उन्होंने ये खुद कबूल किया है कि वो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के बेसिक्स इंडिया में आके पढ़े हैं। बाद में उन्होंने रीडेवलप किया, इसको पॉलिश किया और फिर दुनिया के सामने रखा। वैसे ठीक उसी तरीके से 12वीं सेंचुरी के आसपास जब रोमन नंबर ज्यादा यूज होते थे, तो एक कोई मैथमेटिशियन थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने बोला कि नहीं, ये उतना परफेक्शन के साथ नहीं चल रहा है नंबर्स, उसमें जो सेम वाले पैटर्न थे, लिमिटेशंस था उसमें, लिमिटेशंस नहीं था, तो उन्होंने इंडियन नंबर्स यूज करने शुरू किए। सो ओवरऑल न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी की जड़ें हमारे भारतीय मूल से ही है। अच्छा। और सबसे ज्यादा डीप और वैदिक और ये सारी चीजें जो मानी जाती है वो इंडिया से ही शुरू हुई है। मैं ये प्राउड के साथ हम ये चीजें बोल सकते हैं। हमारी जो महान भारतीय संस्कृति है ये काफी विशाल रही है, ज्ञान का भंडार रही है, इसीलिए समूचे विश्व के लोग जो है ये भारत में पढ़ाई करने आते हैं, कुछ चीजों पे रिसर्च करना चाहते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा जो नुकसान हुआ है हमारा, अब हमारा जो बेस था हमारे हर फील्ड का, नॉट ओनली इन एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी, बल्कि हर फील्ड में हमारे जो ऋषि मुनि थे, उस टाइम के जो शिक्षक थे, उस टाइम के जो उस पे स्टूडेंट थे, उस चीज को प्रैक्टिस करने वाले लोग थे, वो बहुत ज्यादा टाइम के अहेड चल रहे थे। और बाकी लोगों ने माइक्रोस्कोप से जो देखा वो हमारे लोगों ने बिना माइक्रोस्कोप के कैलकुलेशन की, और वो बाद में जो गणना सही साबित भी हुई है। सो इन शॉर्ट कि हमारा बहुत ज्यादा रीच है, स्पेशली विजडम में। अब इसमें फिर न्यूमरोलॉजी आता है, मैं आपको कहानी बताता हूँ। जैसे 3 नंबर ये विजडम के लिए भी जाना जाता है, नॉलेज के लिए जाना जाता है। इंडिया ये जो नाम है ये 3 पे ऐड होता है। अच्छा। सो इंडिया जाना ही जाएगा इन चीजों के लिए, विजडम के लिए, नॉलेज के लिए। अच्छा। और हाँ, कुछ कम हुआ है, जैसे कि वो नालंदा में कई सारी बुक्स जल गई, तो क्या होता है कि नॉलेज जब पास ऑन होता है तो कम होता है। अब मैंने जितना स्टडी किया, मैं मेरे दिमाग का एग्जैक्ट मैं मेरे स्टूडेंट्स को नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें मेरा ऑब्जर्वेशन है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का उसमें लॉजिक है, मेरा उस टाइम का अटेंशन है। ये सेम चीजें वो कॉपी नहीं कर सकते। हाँ, मैं चीजें पढ़ा सकता हूँ, बट ये एक्सपीरियंस नहीं पढ़ा पाऊंगा। जो ऐसे कई एक्सपीरियंस है जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठे हैं, लेकिन वो शायद मैं मेरे स्टूडेंट को ना दे पाऊँ, क्योंकि वो मेरे सबकॉन्शियस में। लेकिन जब कोई चीज प्रेडिक्ट कर रहा हूँ तो उस टाइम पे शायद वो मेरा आ जाएगा। सो ये होता है कि नॉलेज थोड़ा कम जाता है। जैसे वो एक्सपेरिमेंट होता है ना, एक बच्चा, बहुत बार देखा है वीडियोस में भी, कि बच्चा कोई एक्शन करके दिखाता है, उसके वाले पीछे वाले कॉपी करनी है, फिर उसके पीछे वाले कॉपी करनी है, तो वो ना कुछ और ही लास्ट में कुछ और ही बन जाता है। सो ऐसे ये बहुत डीप था और बहुत परफेक्ट था। और हर रिलीजन में
एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी का है, इसको हम डार्विन के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी में जोड़ सकते हैं। अगर एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी टिका हुआ है तो ये फिटेस्ट है करके ही टिका हुआ है। लोग इसको गलत तरीके से लेते हैं क्योंकि एस्ट्रोलॉजर गलत है, तो लोग सोचते हैं एस्ट्रोलॉजी गलत है। उसका वो एक प्रैक्टिशनर है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम 10th में हिस्ट्री पढ़ते हैं, 90% पढ़ते हैं, 80% लिखते हैं, 70% मार्क्स आते हैं, इसका मतलब 70% ही हिस्ट्री सही है ऐसा नहीं है। तो एस्ट्रोलॉजी में भी यही है कि एक एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है। न्यूमरोलॉजिस्ट गलत हो सकता है, न्यूमरोलॉजी गलत नहीं है। इसमें प्रेडिक्शंस करने की ताकत है। ओके, मैंने कल परसों एक रील देखी जिसमें था कि गुजरात में जो सौराष्ट्र में जो मंदिर है सोमनाथ का, उस मंदिर से वो समुद्र के किनारे पर मंदिर है, वो वहां पर एक पोल है, वो पोल पे एक डायरेक्शन बना हुआ है, एक एरो बना हुआ है, और वो एरो सीधा डायरेक्ट करता है दक्षिण ध्रुव की तरफ। और वहां पे संस्कृत में कुछ ऐसा लिखा है कि ये जो बिंदु है, ये जो पॉइंट है, यहां से सीधे अगर स्ट्रेट गए तो आप पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव पे यानी अंटार्कटिका तक पहुंच सकते हो, बीच में जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं आएगा। और वो बहुत पहले से है, जब से वो मंदिर बना, मंदिर तो बहुत पुराना है, वो मुगलों ने आके शायद उसे तोड़ा भी था, फिर उसका फिर से बनाया गया, तो बहुत बड़ा इतिहास है उस मंदिर का। उस वक्त जब आज के जैसे मैप्स नहीं थे, तब उस वक्त उन लोगों ने वहां एक पोल गाड़ा और उस पर एक एरो बना के लिख दिया कि यहां से सीधा जाओ तो पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव पे पहुंचोगे। शायद गूगल मैप गलत हो जाए लेकिन हमारे पूर्वजों के मैप बहुत परफेक्ट है। यानी ज्ञान तब से था और भारत में ये बहुत बड़ी परंपरा रही है ज्ञान की, अभ्यास की, तो ऐसा सब है। एक सवाल अगला पूछना चाहूंगा मैं कि आप ये जो नंबर्स है, इससे सारी चीजें प्रेडिक्ट कर सकते हो क्या? ये प्रेडिक्ट सही होता है क्या? देखिए, प्रेडिक्शंस की अगर हम बात करें सो प्रेडिक्शंस तो आपका गूगल भी करता है। जब आप कोई चीज सर्च करते हो ना, आपको वही साइट्स दिखाने लगता है जो आप खरीदना चाहते हैं। बराबर। प्रेडिक्शन आपका मोबाइल का कीबोर्ड भी करता है। जब आप लिखने लगते हो ना TH, वो आगे ई लगा देता है। एग्जैक्टली। सो ये आज इसको लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दे दें, आज आप इसको सॉफ्टवेयर का नाम दे दें, आज आप इसको कुछ और नाम दे दें, है तो प्रेडिक्शन। सो प्रेडिक्शन हर कोई कर रहा है। प्रीवियस चॉइसेस ध्यान में रखते हुए बिल्कुल आगे का सजेशन देना, ऑप्शन देना। बिल्कुल सचिन जी, आपने सही पकड़ा। हम अभी तक यही तो बात करते आ रहे कि पास्ट के आपके इवेंट से आप जो पास्ट नहीं बता सकता वो फ्यूचर नहीं बता सकता। तो लोग वो गलत समझते हैं। तो पास्ट के इवेंट से आइडिया लग जाता है कि ये कब वाला टाइमिंग आपका अच्छा है, कब वाला बुरा आ सकता है, और वही न्यूमरोलॉजी है। सो यही प्रेडिक्शन हर कर रहा है, डॉक्टर भी कर रहा है। डॉक्टर भी आपके सिम्टम से एक एजम्पशन कर रहा है, एक प्रेडिक्शन ही है वो कि ये इंजरी हो सकती है, ये डिसीज हो सकता है, ये हो सकता है, आपके ब्लड में इतना कम हुआ, ये काउंटिंग आ गया, फिर नंबर्स आ गए। तो नंबर्स तो हर जगह ही है। तो ब्लड काउंट में ये इतना आया, विटामिन डी इतना कम आया, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम है, या आपका ये इशू है, आपका ये बढ़ा हुआ है तो आपको ये इन्फेक्शन है, आपका ये वैल्यू जो है कोई RA फैक्टर का वैल्यू बढ़ा हुआ है तो आपको ये बीमारी है, आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। सो अच्छा, लेकिन अभी हम लोग देखते हैं कि कभी कभी इंसान एक किसी बोगस डॉक्टर के पास चला जाता है और वो बीमारी ठीक होने के बजाय वो बीमारी बढ़ जाती है। तो वैसा ही ये फील्ड में भी होगा कि जैसे आपने बताया था कि आप खुद जब ढूंढ रहे थे, आपके भविष्य के बारे में जानना चाहते थे, तो आप कुछ गलत लोगों के पास चले गए, या उन लोगों ने कुछ गलत आपको ये ऑप्शंस बता दिए, महंगे ऑप्शंस बताए पैसा खर्च करने वाले। तो अगर किसी को कंसल्टेंस करना होगा, कंसल्टेशन चाहिए होगा, तो कैसे पता करें कि ये इंसान सही रहेगा जिसके पास हम लोग जाकर ये सारी चीजें पूछ सके, प्रेडिक्शंस के बारे में, फ्यूचर के बारे में, या अपने प्रॉब्लम्स के बारे में? बिल्कुल। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी गलत नहीं है, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजिस्ट गलत हो सकता है, क्योंकि ये बहुत डीप है। सो पहले तो ये देखिए कि उसके अंदर रिसर्च करने वाला टेंडेंसी है कि नहीं। बार बार जो एक किसी टीचर ने पढ़ा है वही कैरी फॉरवर्ड ना करे, चीजें बदलेगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि लव मैरिज वाला एग्जांपल है, तो अभी पुराने जमाने में ना मंगल का उपाय करके लाल कपड़ा दान करवाते थे, क्योंकि वो लाल से संबंधित माना जाता है, फायर से संबंधित माना जाता है। बट उसका असली जो इम्पैक्ट है वो हमारे RBCs पे होता है। जैसे चंद्र का इन्फ्लुएंस, अब जो मेडिकल स्टूडेंट है या जो उनको सबको पता है कि हमारा जो समुंदर में जो ज्वार भाटा आता है वो मून के ग्रेविटेशनल फोर्स से आता है। तो समुंदर में 70% लिक्विड है हमारे अर्थ पे, फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में भी उतना ही है, 70% के आसपास लिक्विड सेक्टर्स, मतलब सारे चीजें मिला दो तो जेल और लिक्विड वाली, जैसे सेमी लिक्विड वगैरह जो भी चीज है, सो उसका भी तो इन्फ्लुएंस पड़ेगा ना। और लोग बोलते हैं ना कि पागल पूर्णिमा के दिन ज्यादा पागल आता है, पागल होता है, अमावस्या को पागल दौरा आता है, पागल दौरा आता है। जिसके घर, जिसके वो बोलते हैं कि जिसके बॉडी में वो कोई देवी आ जाती है, वो भी ऐसी दिनों पे होता है। तो होता क्या है, हमारे साइकेट्री के टीचर थे जब जिन्होंने हमको पढ़ाया सेकंड ईयर में,
सेकंड या थर्ड ईयर में हमको जो सब्जेक्ट था, तो एक बहुत ही अच्छे साइकियाट्रिस्ट थे, अब यूएस में है। सो उन्होंने हमको पढ़ाया था, तब उन्होंने हमको बोला था, ये एग्जाम्पल दिए थे कि, तो मैंने ये सवाल पूछा था कि सर फिर नॉर्मल पीपल पे क्यों नहीं अफेक्ट होता? तो बोले कि नॉर्मल पीपल नॉर्मल है, वो झेल जा रहा है, वो जो इन्फ्लुएंस है वो झेल जा रहा है, वो जो एबनॉर्मल है वो वीक है, वो झेल नहीं पा रहा, वो जो वेव्स है, वो जो उसका जो वाइब्रेशन है, उसका जो असर है वो नहीं झेल पा रहा, इसलिए उसको दौरे आ रहे, तुमको नहीं आ रहे। अच्छा। तुम भी अगर थोड़े से ये हो जाओ, बीमार हो जाओ तो तुमको भी दौरे आएंगे। तो इन शॉर्ट कि हर चीज के पीछे के रीजन है। तो जब चंद्र की वाइब्रेशन हम पे काम कर, उसके ग्रेविटेशनल पुल हम पे काम कर सकते हैं, जुपिटर का भी कर सकते हैं, बाकी भी कर सकते हैं, दिखेगा नहीं, मानेंगे नहीं लोग, लेकिन डेफिनेटली कर सकता है। वो तो और भी जायंट प्लैनेट है, वो तो और भी बड़ा प्लैनेट है, तो उसका भी कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस होगा ना। सो ये इंटरप्ले ऑफ फ्रीक्वेंसी है। सो इंटरप्ले ऑफ फ्रीक्वेंसी को समझने के लिए आपको ऐसा वाला एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट या ऐसे बंदे चुनने चाहिए जिन्होंने पास्ट में ट्रैक रिकॉर्ड हो जिनका। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे कई लोग देखे जो कि, फॉर एग्जाम्पल हम भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम पहले उसके रिव्यूज चेक करते हैं। Exactly. उसने इस इंजरी पे इतनी सर्जरीज किया है क्या? उसने 100 सर्जरीज की होंगी तो हम सोचते हैं कि हाँ अब ये 101 जो मेरी नंबर की सर्जरी ये सक्सेसफुल होंगी। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता, 100% गारंटी ना साइंटिस्ट दे सकता है। अपोलो भी 11वां मिशन लगा ना, उससे पहले तो नहीं कर पाए। डॉक्टर्स भी हर सर्जरी में सक्सेसफुल, पहली सर्जरी में शायद उसने भी कुछ गलतियां की, फिर गलतियों से सीखा, फिर वो गलतियों से सीखा। सो वैसी गलतियां हो, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजिस्ट ने एस्ट्रोलॉजर ने गलती कर दी तो वो बस हो गया। जो लोग ये बोलते कमेंट करने वाले कि यार इनका तो ये प्रेडिक्शन गलत हो गया, लेकिन वो खुद भी उस बॉस में 4 दीवारी के अंदर गाली खाते। अब वो अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो हर बार कोई नया सॉफ्टवेयर क्यों नहीं बना पाते, या हर बार सक्सेसफुल नहीं, उसमें भी क्यों कुछ ना कुछ लूपहोल्स रह जाते हैं, एरर्स आ जाते हैं, डेफिनेटली आ जाते हैं। तो इट इज अ कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस। तो सभी सीख रहे हैं, तो ऐसे प्रैक्टिशनर ढूंढे जिनके पास रिकॉर्ड अच्छा है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं कि इन्होंने 100 सर्जरी की, 100 में से 99-98 इनकी सक्सेसफुल रही है, तो ये बहुत बड़ा रेशो हो गया। तो आप पहले रेशो चेक करें, क्योंकि ये है रेशो की बात। जैसे मैंने फिबोनाची सीक्वेंस बताया था, उसमें गोल्डन रेशो है, वो गोल्डन रेशो के हिसाब से चीजें नेचर में चीजें हैं। तो वैसे ये रेशो देखिए कि इनका प्रेडिक्शन का रेशो क्या है। ओके, तब जाके आपने जिन लोगों का प्रेडिक्शन किया है या जिन लोगों को कंसल्टेशन किया, रेमेडीज बताया है, उनके कुछ एग्जांपल आप देना चाहेंगे? बिल्कुल, और इसमें तो बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। अब जैसे कि कुछ लोग, शायद ये कमेंट में डिबेट होगा कि होगा भी, कुछ लोग जो मेरे फॉलोअर्स है, रेगुलर व्यूअर्स है, वो तो डेफिनेटली पॉजिटिवली बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने मेरे पास प्रेडिक्शंस देखे हैं। 2025 के देख लो, 24 के देख लो, 23 के, 22 के। कोरोना आने से पहले हमने एक प्रेडिक्शन डाली थी 2020 में कि ये साल पूरी दुनिया के लिए खराब आने वाला है। तब कुछ लोगों ने ये कमेंट भी किया था कि आपका चैनल का नाम ऑस्पिशियस न्यूमरोलॉजी मत रखो, इनऑस्पिशियस कर दो, क्योंकि आप नेगेटिव बात। लेकिन मुझे जो दिख रहा है वो बताना काम है। मैंने बोला कि ये साल पूरी दुनिया के लिए खराब। मैं अंतर्यामी तो हूं नहीं, गॉड तो हूं नहीं, तो मैंने ये नहीं बोला कि बीमारी आ रही है, कोविड आ रहा है। इतना अगर होता तो मैं ये नहीं करता, मैं लॉटरी के टिकट निकालता। सो हाँ, लेकिन मुझे ये आइडिया लग गई थी कि ये साल दुनिया के लिए खराब आने वाला। और ये चेक कर सकते हैं आप, मेरे जो व्यूअर्स है वो मेरे वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं कि 2020 में हमने ये कहा था कि ये साल पूरी दुनिया के लिए शायद तकलीफ भरा होने वाला है, पूरी दुनिया एक साथ सफर की। सो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, इसमें मैंने बस ये सोचा कि ये नंबर इस चीज का इंडिकेटर है, तो इसमें सफरिंग आएगी। और पिछले सीक्वेंस में बहुत दिनों से ये सीक्वेंस में तकलीफ नहीं आई, तो जो लॉ ऑफ एवरेज है वो मैच होगा। तो मैंने ये मेरा कॉमन सेंस यूज किया कि पिछले लास्ट टाइम जब 4 नंबर पूरी दुनिया के लिए खराब गया तो उसके लिए टाइम था, बहुत पहले हो चुका है, तो अब बहुत देर से वो हुआ नहीं, तो अब शायद होगा। सो मैंने वो चीज यूज की, बाकी नहीं कर पाए। मैंने वो मेरा कॉमन सेंस और मेरे नॉलेज को मिक्स कर दिया, सो वो हो गया। सो आपका सवाल ये था कि हम कैसे फाइंड आउट करें किसके पास जाएं। और ये था कि आपने जो आपके जो क्लाइंट है उनके बारे में किसी के लाइफ पे क्या इम्पैक्ट हुआ आपका? अब इसमें तो बहुत लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट हुआ सचिन जी, फ्रैंकली स्पीकिंग। जैसे एक क्रिकेटर है, एक लड़का है, अभी मैं उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं बहुत मार्केटिंग करके नाम नहीं लेता हूँ, क्योंकि इसके पीछे भी रीजन है। अब जैसे बोला कि कईयों की इम्पैक्ट, लाइफ में इम्पैक्ट पड़ा। एक इंटरनेशनल क्रिकेटर है जो इंडिया के लिए कम से कम 5 से 6 साल इंडिया के लिए खेले, इवन एक वर्ल्ड कप भी खेले इंडिया के लिए। अब उस क्रिकेटर का मैंने जर्सी नंबर चेंज किया, उनका नेम स्पेलिंग भी चेंज किया, उनका फ्लैट नंबर, सब कुछ उन्होंने मेरे सजेशन पे किया। वो उससे पहले सिर्फ आईपीएल खेले थे, इंडिया नहीं खेले थे। इंडिया खेले थे तो मैच में बाहर ही बैठे थे, एक्स्ट्रा में, टीम के अंदर नहीं खेले थे। डेब्यू शायद हो चुका था पहले, लेकिन डेब्यू नहीं, वो टीम में आ गए थे लेकिन नहीं खेले।
मैंने जर्सी नंबर चेंज किया, उन्होंने मेहनत की, नो डाउट मेहनत का क्रेडिट मैं नहीं ले सकता, 80% मेहनत ही है लोगों की, 20% ही मैं इम्पैक्ट डाल सकता हूँ इन चीजों के थ्रू, लेकिन कभी कभार वो 20 अगर आपका ऐड नहीं होता है तो आप पीछे रह जाते हैं। सो वो 20 मैंने ऐड किया समझो, बाकी उनकी मेहनत थी। वो क्रिकेटर बहुत सक्सेसफुल हुए, इंडिया के लिए वर्ल्ड कप भी खेले। उनका एक ही सपना था कि मैं इंडिया के लिए नहीं खेलना चाहता, मैं वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूँ, वर्ल्ड कप भी खेले। उनको एक मेरे पहचान के, अब मैं भी इसी फील्ड में हूँ, मैं भी क्रिकेटर्स के साथ ही एज अ डॉक्टर टीम के साथ जाता हूँ। सो मैं लकीली आईपीएल टीम का भी पार्ट हूँ एज अ सपोर्ट स्टाफ, एज अ मैं हेड फिजियो नहीं हूँगा लेकिन मैं सपोर्ट स्टाफ में हूँ। सो मेरे संबंध कनेक्शन में एक वीडियो एनालिस्ट है और उनको किसी ने बताया कि ये न्यूमरोलॉजिस्ट भी है और इन्होंने किसी को एक अपने प्लेयर को सजेस्ट भी किया। वो उस पर्सन के क्लोज थे, वो उस टीम के ही वीडियो एनालिस्ट थे स्टेट की टीम में। सो उन्होंने जाके पूछा, अब लोग मानना नहीं चाहते, लोग बिलीव करते हैं। इवन ये जो लोग कमेंट करेंगे ना कि हम इन चीजों पे, वो भी यकीन रखते हैं, जब उनको भी बुरा समय आएगा वो भी ट्राई करेंगे, लेकिन बोलेंगे नहीं, कबूल नहीं करेंगे। तो उस क्रिकेटर ने सीधा मना कर दिया कि मैं ऐसा कुछ नहीं फॉलो कर रहा, ये तो मेरे को रैंडमली जर्सी नंबर मिला था इसलिए। तो उस लड़के ने मेरे बारे में बहुत निगेटिविटी फैलाई। अब मैं उसको थोड़ी प्रूव करते बैठूंगा कि भाई ये देखो मेरा चैट, ये देखो हमारी बातचीत, ये देखो हमारे फोन कॉल्स, इतना खाली पीली तो मैं भी नहीं बैठा हूं ना कि मैं उसको जाके प्रूव करूं। बट ये होता है कि कुछ लोग उसको मानना चाहते हैं, मतलब दिखाना चाहते हैं, कुछ लोग ओपनली एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरा एग्जांपल अभी रिसेंट हुआ, मेरे एक आईपीएल प्लेयर के क्लाइंट है, बहुत बड़ी टीम में, सबसे वन ऑफ द सक्सेसफुल टीम है आईपीएल की, उस टीम के प्लेयर है। 1-2 साल पहले खेलना शुरू किया, छोटे थे, यंग थे, उनको तो ये भी एक्सपेक्टेड नहीं था, उनका तो ऐसा रणजी ट्रॉफी में भी कोई बहुत बड़ा रिकॉर्ड नहीं है। फिर वो, मैंने उनको प्रेडिक्ट किया था कि आपको आईपीएल में मौका मिलेगा, मिला भी, उन्होंने जर्सी नंबर चेंज किया, सब किया, रिजल्ट भी आए। जब मैंने उनको बोला कि क्या मैं आपका नाम वेबसाइट पे यूज करता हूँ, तो बोलते सर ये तो अपनी आपस की बात है ना, दुनिया को क्यों बताना है। तो ऐसे भी लोग हैं। सो मैंने इम्पैक्ट जरूर डाला है। वो क्रिकेटर उसके बाद इंडिया ए भी खेला है, ठीक है। सो ऐसे भी चीजें हुई है, कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि, और दूसरा इम्पैक्ट, ये तो चलो बड़े क्रिकेटर्स की बात होगी, स्टार्स की बात होगी। छोटे चीजों में मैं आपको एक कहानी बताऊंगा, और ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन ये मेरे को एक दिल को मेरे क्लोज वाली कहानी है, इसलिए मैं बताऊंगा। एक लड़का था अमरावती शहर से, बहुत गरीब लड़का, यूपीएससी और एमपीएससी प्रिपेयर कर रहा था, गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपेयर कर रहा था। 26-27 साल की उम्र में वो मेरे पास आया था, आज से 10-12 साल पहले की बात है। सो वो बोले कि मैंने बहुत 4 साल से, मैं ग्रेजुएशन के बाद से एग्जाम ट्राई कर रहा हूँ, मेरा कहीं नंबर नहीं लग रहा। सर मुझे ये बताइए कि मैं शॉप डाल सकता हूँ क्या, जेरोक्स का दुकान और छोटा सा जनरल स्टोर डालने वाला था, कि मेरा घर ऐसा ऐसा है, मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ। तो मैंने उनको बोला कि ये डालो, बिल्कुल डालो। वो तो मेरे से बिजनेस के लिए पूछने आया था कि मेरे को छोटा बिजनेस स्टार्ट करना है। मैंने उनको बोला एक लास्ट अटेम्प्ट ले लो, बोला ये जो अगला साल है ये आपके लिए फेवरेबल है, एक लास्ट अटेम्प्ट, जितनी पढ़ाई पहले किए थे उसमें थोड़ी बहुत कर लो और एक लास्ट अटेम्प्ट करके ले लो, उसके बाद चाहे तो तुम बिजनेस स्टार्ट कर लो। उस बंदे ने लास्ट अटेम्प्ट लिया, वो एयरफोर्स में लग गया। ठीक है, मैं उसका नाम भी ले सकता हूँ लेकिन अभी लूंगा नहीं, उसके तरफ से परमिशन है। वो एयरफोर्स में लग, कितना बड़ा मेरे को, मुझे कितना बड़ा एक सुकून मिला होगा ये चीज होने के बाद, कि मैंने सिर्फ उसको एक लास्ट ट्राई करने बोला और वो लास्ट ट्राई काम कर गया। सो शायद वो नहीं करता, शायद वो नहीं करता और बिजनेस करता, बिजनेस में भी कमाता, घर चला लेता, लेकिन शायद वो जो लेवल है ना, डिफरेंस ऑफ लेवल, वो बढ़ गई उसकी जो लाइफ, जहां जानी जा, भूखा तो मरता नहीं था, कमा तो उस दुकान से भी लेता था, लेकिन लाइफ क्वालिटी बेटर होगी, उसके जो बच्चे आएंगे उनके लिए वो बेटर लाइफ दे सकता है। सो ये ऐसे कई सारी चीजें हुई है लाइफ में, और कुछ नेगेटिव भी हुई है। फॉर एग्जांपल, अब एक मेरी खुद की कजिन डॉक्टर है, वो एमबीबीएस है, और उनको मैंने बोला, वो इन चीजों पे यकीन नहीं रखते, ठीक है, वो उनको मैंने बोला कि ये 25-12 से पहले बच्चा कर लो, प्रेगनेंसी, वो बच्चा कर रहे थे, कंसीव कर लो, मतलब आप डिलीवर कर लो। सो 12 के बाद मत डिलीवर करो, डॉक्टर को रिक्वेस्ट करो कि 12 से पहले कर लो, क्योंकि डेट चेंज हो रही है। उन्होंने नहीं माना, बोले नहीं इन चीजों पे विश्वास नहीं करते हम। हमने बोले स्कैन्स कर लिए, हम दोनों डॉक्टर हस्बैंड वाइफ, उनके हस्बैंड फॉरेंसिक में है, हम दोनों ने स्कैन कर लिए, हमने जो भी एनोमली स्कैन होता है बाकी स्कैन कर लिए, सब कर लिए, बोले सब नॉर्मल है, कुछ नहीं होगा। उन्होंने नहीं सुना, वो बच्चा थोड़ा 12 बजे के बाद हुआ, डेट चेंज हुई, उस बच्चे को ADHD, जो एक बच्चों में एक डिसऑर्डर होता है, वो हो गया। और वो बच्चा, अब वो मेरी जो एक सिस्टर ही है, वो कजिन सिस्टर है, दूर की रिश्तेदारी है, उसको अपना प्रोफेशन छोड़ के उसी के पीछे ध्यान देना पड़ता है। हस्बैंड जॉब करता है,
जो वाइफ है वो डॉक्टर होके भी उतने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पा रही जितना वो कर सकती थी। सो ऐसी भी चीजें होती है, और जब मैं ऐसी चीजें होती है तो मुझे भी बुरा लगता है कि शायद मेरा गलत हो जाए। मैं मेरे वीडियोस में कई बार बोलता हूँ कि जब मैं बुरे प्रेडिक्शन देता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं गलत हो जाऊँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, मैं गलत भी हो जाऊँ तो। जो लोग कमेंट करते हैं कि अरे आपका तो, मैं गलत हुआ, ऐसा नहीं कि गलत नहीं हुआ, T20 वर्ल्ड कप में हम गलत हुए थे, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं क्या मिस कर रहा था डेटा में। सो डेटा जो होता है ना, तो मैंने ना सिर्फ कैलेंडर ईयर का कैलकुलेशन किया, कैप्टन का कैलकुलेशन किया, लेकिन मैं सीजन नंबर क्या है कि वो उस कितने नंबर का वर्ल्ड कप है, ये कैलकुलेशन मिस कर गया था उस टाइम पे। और फिर मैंने जब अगले दोनों बार जब मैंने कैलकुलेशन किया तो जब सटीक बैठा, तो मैं भी कहीं ना कहीं सीख ही रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने वैसे बोला कि ये समुंदर है बहुत बड़ा, तो समुंदर है, आप उसके किनारे पे ही रहोगे कितना भी हो जाए। सो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, सीखते रहेंगे, करते रहेंगे प्रैक्टिस, और हर कोई वही कर रहा है, कोई भी परफेक्ट नहीं है ना, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है दुनिया में, ना पॉलिटिशियन ना डॉक्टर, लर्निंग प्रोसेस। सो बहुत अच्छा लगा बात करके, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें की। होप सो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और अब आपके बहुत सारे सवाल भी इसमें से क्लियर हो गए होंगे जो आपके मन में आते हैं, ऐसे ही सब सवाल मैंने पूछने की कोशिश की। सो थैंक यू सो मच। जल्द ही अगले इसमें मुलाकात होगी, और आप लोग अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।